चलिए, कोई जेन्युइन रीजन है तो कंसीडर किया जा सकता है, क्लास मिस नहीं करें। कल आप नहीं आए तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, परसों का पूछेंगे आपसे। ट्रिप्स के बारे में पढ़ा था हमने। ट्रिप्स कितनी होती है टोटल, फटाक से बताएं। 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं, ये एक्चुअल वर्ड है। और इंडिविजुअल बात करें तो 24 होते हैं। कौन कौन सी होती है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इनके अनदर नेम क्या क्या थे? फर्स्ट 7 जो ट्रू ट्रिप्स थी उसका क्या नाम था दूसरा? हाँ, थोड़ा सा मिस हो गया क्योंकि रिवीजन की कमी है। हमने पढ़ा था स्टेनो वर्टिब्रल, देन उसके बाद में 8 9 10 जिनको फॉल्स बोल रहे थे उनका क्या था? वर्टिब्रो कॉन्ट्रालिप्स, एंड लास्ट वन इज द वर्टिब्रल रिप्स, क्योंकि उनका अटैचमेंट जो होता है ओनली वर्टिब्रा के साथ में ही रहता है, आगे की तरफ वो फ्लोट करती है, इसलिए उनको फ्लोटिंग रिप्स भी हम बोलते हैं। ये हमने रिप्स के बारे में पढ़ा था। चलिए फटाक से इधर से करोगे आप। हाँ करोगे आप, अपनी आप। हाँ, जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में जाना था। सर्वाइकल वर्टिब्रा में दो जॉइंट बनते हैं। एक जॉइंट होता है वो आपका मूवमेंट करवाता है रोटेटरी, एक जॉइंट होता है मूवमेंट करवाता है एंटीरियर पोस्टीरियर। तो कौन सा जॉइंट आपका एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट करवाता है? किस किस के बीच में होता है? कल आए थे आप क्लास में? बिल्कुल थे आप क्लास में। तो बताइए कौन कौन सा होता है जो एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट करवाता है? एंटीरियर पोस्टीरियर कौन सा, कि मैं यस बोल रहा हूँ तो ये मूवमेंट कौन करवाएगा? आप बोल रहे हैं तो आवाज आई था, आपकी नहीं पूछे। हाँ खड़े हो गए आप। हाँ भी, हाँ भी, हाँ मेरे। हाँ, कौन सा जॉइंट था कल जो इनसे क्वेश्चन पूछे? सेम क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। एक्लेंटो, पूरा बोल। एक्लेंटो, एक्लेंटो ऑक्सीपिटल, एक्लेंटो ऑक्सीपिटल जो आपका इंटीरियर पोस्टीरियर। यहाँ हम बात करेंगे जब आप यस का मूवमेंट करते हैं तो ये हेल्प करता है। जबकि आपका जो सेकंड था, जो सेकंड था वो आपका नो वाला करवाता है। सेकंड जॉइंट कौन सा था? एक्लेंटो एक्सियल, एक्लेस C1 और एक्सिस C2 के बीच में जो जॉइंट होता है वो आपका कौन सा मूवमेंट करवाता है? नो वाला मूवमेंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मूवमेंट। हाँ बिल्कुल, नो वाला और रोटेटरी मूवमेंट। क्लियर है ये सब? चलिए तो आज हम वर्टिब्रा, देन उसके बाद में आगे लिगामेंट्स के बारे में, पर्टिकुलर एक वर्टिब्रा के बारे में, और फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ पेंडिंग पोर्शन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। करो जल्दी। आज हम यही डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर वर्टिब्रा के बारे में जानेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट चीज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा है, टोटल 7 होती है, वो कल हमने देख लिया था। उनमें जो खास नियम है, एक होता है एक्लेस जो C1 का होता है, दूसरा होता है एक्सिस जो आपकी C2 का होता है। टोटल 7 होती है। इसी में से जो आपकी C1 और C2 होती है उसके अंदर आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती है, ये खास बात है। उसमें डिस्क नहीं होती है इन बिटवीन C1 एंड C2, और उसी की वजह से वो रोटेटिव मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाता है। कर पाता है रोटेटिव मूवमेंट, कर पाता है कहीं और है। हाँ, तो वहां पे हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होती। आज हम जानेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है, कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, देन उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, एनाटॉमिकल प्रोसेस कौन कौन से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसका क्या रोल होता है। बड़े शानदार तरीके से हम डिस्क को भी जाने वाला है। ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़े, कल आपने शायद इसको देख लिया था, लेकिन हाँ कल आपने देख लिया था, लेकिन क्वेश्चन जो है वो मॉडिफाइड है, थोड़ा पढ़े कि क्वेश्चन क्या है। एक्लेस एंड एक्सिस आर द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रा व्हिच वन अलाउ फॉर नो मोशन ऑफ द हेड। नो मोशन बोला है, तो नो मोशन के लिए कौन सा होगा? और दैट इज ए या बी? अच्छा, नो मोशन के लिए कौन सा रहेगा? ऐसे ही लाल आप एक्सिस। तो मैंने क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया, आंसर मॉडिफाई नहीं हुआ बच्चों। आंसर इसका बी है। आंसर जो है इसका बेसिकली हाँ 2 नंबर है। क्वेश्चन मैंने मॉडिफाई कर दिया, लेकिन इसका जो आंसर है वो चेंज नहीं हो पाया था, तो आंसर भी चेंज कर ले। और थोड़ा सा अवेयर है, जो आप देख चुके हैं वो चीजें नहीं होती है ना, हम थोड़ा सा अवेयर है बच्चों। इतनी इतनी चीजें नहीं होती जितनी आपको लगती है। एग्जाम में भी यही होता है, हम पढ़ के जाते हैं, हमें लगता है कि हमने जो कल पढ़ा एजीटीज आ गया। कभी कभी लक फैक्टर काम करता है, एजीटीज भी आ जाता है। आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्स के अंदर एजीटीज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन भी मिले हैं, इतिहास रहा है। लेकिन फिर भी हैबिट आपको डेवलप करना है कि फ्रॉम द ये टू देयर यहाँ तक पूरा आपको पढ़ना है, उसके बाद में आंसर बताना है। लोग में आंसर नहीं बताए। चलिए ये हम डिस्कस करें तो वर्टिब्रल रीजन ये हम देख चुके थे। सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 से 7 तक होती है, स्मॉलर देन ऑल वर्टिब्रा एक्सेप्ट द कॉर्टेक्स, ये कल डिस्कस कर चुके थे। देन 3 फोरामिन होता है, वन इज ए वर्टिब्रल फोरामिन, टू इज ए ट्रांसवर्स फोरामिन, और ट्रांसवर्स फोरामिन से कौन सी स्ट्रक्चर ट्रेवल करती है? ट्रांसवर्स फोरामिन से कौन सी स्ट्रक्चर ट्रेवल करती है? वर्टिब्रल आर्टरी। तो इसको ब्रैकेट में लिखा था कल वर्टिब्रल आर्टरी। हाँ, इस फोरामिन से वर्टिब्रल आर्टरी ट्रेवल करती है, और ये जो आपका मेन वर्टिब्रल फोरामिन होता है इसमें कौन ट्रेवल करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको याद रखना। देन उसके बाद में हमने देखा था जो एटलस होती है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, ये जुड़ती है आपके ऑक्सीपिटल के साथ में, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाती है। ये परमिट करती है आपके हेड को एंटीरियर पोस्टीरियर, इसी को हम क्या बोलते हैं? नो के लिए। तो नो के लिए मेनली रिस्पांसिबल आपकी एटलस, और यस के लिए मेनली रिस्पांसिबल आपकी एक्सिस। इसलिए जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आपका भी आ रहा था। देन उसके बाद में एक्सिस दैट इज सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा आर्टिकुलेट विद एटलस टू फॉर्म द एटलेंटो एक्सिस जॉइंट, और ये परमिट करती है आपका रोटेटरी मूवमेंट, और रोटेटरी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? नो वाला मूवमेंट। नो वाला मूवमेंट ये हम कल अच्छे से देख चुके हैं। रिवाइज करते हैं बच्चों। रिवीजन स्टडी का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। चीजें बिल्कुल आपको इजी लगती है, समझ में बहुत अच्छे से आ रही है, लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उस मुश्किल को दूर रखें और रिवाइज करते रहे। थोड़ा सी वर्टिब्रा आपकी T1 से T12 तक होती है, लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर देन द सर्वाइकल वर्टिब्रा। लेकिन यहाँ पे लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर है सर्वाइकल वर्टिब्रा की तुलना में, लेकिन कल हमने बोला था कि ये जो होती है वो आपकी वीकर एंड स्मॉलर होती है कंपेयर टू लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा आपकी सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होती है फ्रॉम द होल, और ऑल कितनी होती है? देखिए 26। ये जो है पॉइंट ये तो ऐड करेंगे, इसकी जो बॉडी होती है, जो बॉडी होती है कंप्लीट हार्ट शेप तो नहीं, लेकिन लगभग हार्ट शेप की होती है। जैसे ये बॉडी हमने कल बनाई थी, ये आपकी एक वर्टिब्रा है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये कौन सा है? स्पाइनस प्रोसेस। और ये जो है ये क्या आपकी बॉडी है? तो ये जो बॉडी है लगभग इसमें इस तरीके से रहती है। ये जो शेप बनाया हुआ है इस तरीके का शेप बनाया है ना, ऐसा शेप होता है। तो ये जो थोरासिक वाली होती है वो आपकी हार्ट शेप की बॉडी की बनी होती है, ऐसा आपको याद रखना। क्योंकि जो लंबर वाली होती है उसका किडनी शेप होता है, किडनी शेप भी लगभग ऐसा होता है, लेकिन वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है, उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस तरीके से बन जाती है वो। अभी हम आगे देखेंगे जो आपकी लंबर वाली है वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, लगभग रफली कैसे किडनी शेप की होती है। और ये जो होती है आपकी थोरासिक वाली वो हार्ट शेप की वर्टिब्रा होती है, ये आपको याद हो। वर्टिब्रा में भी किसका? बॉडी का।
पूरी वर्टिब्रा का नहीं, वर्टिब्रा का तो कोई शेप ही नहीं है, वो तो इरेगुलर शेप में पता है। टाइप ऑफ बोन जब हम देखेंगे तो वहाँ पे हम इरेगुलर शेप क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके अंदर आपका ये हम पढ़ते हैं कि जो वर्टिब्रा होती है वो इरेगुलर शेप की होती है, वर्टिब्रा का पार्ट है और वह पार्ट है बॉडी, उसका जो शेप है वो कैसा है यहाँ पे हर शेप है। और पर्टिकुलर किसका, थोड़ा सी वर्टिब्रा का। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे सामने कोस्टल ब्रैकेट रहता है, ये खास बात है, जैसे कि आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा थी उसके लिए जो यूनिक पॉइंट था दैट पॉइंट इसकी उसमें ट्रांसवर्स फोरामिना होता है, दूसरे में ट्रांसवर्स फोरामिना नहीं होता है। इसमें कोस्टल ब्रैकेट होते हैं, दूसरे में नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आपके रिब्स का हेड वाला पोर्शन आर्टिकुलेट होता है। कौन सा हेड, हेड वाला बेसिकली अंदर की तरफ होता है, उसके ऊपर की तरफ टच होती है, तो वो मतलब हेड वाला ही रहता है, आगे की तरफ आपका नेक वाला जुड़ता है। तो जहाँ पे हेड वाला पोर्शन आपका आर्टिकुलेट होता है उसके पास वाली सरफेस आपकी कोस्टल ब्रैकेट के रूप में जानी जाती है, और ये मात्र आपकी थोड़ा सी वर्टिब्रा में ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद में लंबा वर्टिब्रा फ्रॉम द L1 टू L5, और ये जो होती है लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन समटाइम बन जाता है शेप से भी, और छोटे एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितनी होती है टोटल काउंटिंग कितनी रहती है ना, वो छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी एग्जाम का जो है नोट्स लेवल का क्वेश्चन ये है कि लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, नंबर होती है, और नंबर में भी फ्रॉम द L1 टू L5 की बात करें तो L5 इज लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा, ये आपको याद रखना। कितनी शेप की होती है इसकी बॉडी, जैसे इसकी बॉडी होती है वो हार्ट शेप की है, वैसे ही आपकी लंबर की जो बॉडी होती है वो कितनी शेप की होती है, ये नोट्स आपका लिख चुके थे। चलिए लिखिए थोड़ा इसमें लिखिए, फिर लिखिए थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, और जो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है उसको क्वेश्चन मार्क लगा ले कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ट्यूजडे टेस्ट पेपर के लिए तैयार रहे, बड़े शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, है ना, तो मेंटली रेडी रहे और क्वेश्चन का सामना करने की कोशिश करें। हमारी मेंटलिटी होती है बस हम पेपर लेके घर पे सोल्व कर लेंगे, तो वो पेपर लेके घर पे कर लेते हैं आप लोग, लेकिन जो फोकस और कंसंट्रेशन आप क्लास में बैठ के कर पाते हैं वो नहीं मिलता घर पे ना। तो कोशिश करें कि आप यहीं पे अटेम्प्ट करें, और उनको कुछ बोले हैं उनको भी हम अगर जैसे लास्ट क्लास में सोल्व किया था वैसे हम जो आपका डाउट कुछ क्वेरी होती है वो भी अगली क्लास में कवर करेंगे। डाउट कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। हो गया, चलिए लिखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, कल आधा तो परवाह लिख चुके थे, लंबाई तो लिखना है बस, वो भी नहीं लिखा। लिखिए आराम से लिखिए, आपको टाइम देने के लिए बोला गया है कि बच्चों को सफिशिएंट टाइम दिया जाए, बिल्कुल। हो गया, रेड पॉइंट में जो लिखा बस वो लिख लिया, सब कुछ लिखना लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपके माइंड में याद रखें कि अनफ्यूज होती है, अब इसको क्या लिखना है, नंबर ऑफ फ्यूज नहीं होती है ना। लिखने की बात ये है कि L1 से L5 तक होती है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और एक खास बात है तो यहाँ पर लिख लेते L5 होती है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट होती है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने नंबर का आ गया कि L1 होती है, L2 होती है, L3 होती है, L5 होती है, तो वहां पे आप अटक सकते हैं, तो L5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, खुद को भी ब्रैकेट में लिख ले। और ज्यादा क्वांटिटी में जो रहती है वो ऑब्वियसली आपकी थोड़ा सी रहती है, दैट इज 12, है ना। तो क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो वो भी याद रखेगी, थोड़ा सी जो होती है वो ब्रॉड एरिया बनाती है, वो ज्यादा एरिया बनाती है आपके स्पाइन का, आपकी बैकबोन का, आपकी वर्टिब्रल कॉलम का। डन, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने जो सेकंड लास्ट है सेकंड सेकंड S1 अंडर के ब्रॉस में किसी बात करें स्लैश 1 ही हमने लिखा है यहाँ पे। ट्रायंगुलर शेप जो होती है रफली ट्रायंगुलर है, मतलब इसका जो पूरा ट्रायंगुलर है वो तो कोकिक्स से मिलने के बाद बढ़ता है थर्ड एंगल तो, लेकिन अगर हम ओनली सेकंड की बात करें तो रफली ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है ये, फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द 5, ये खास बात है, इसको हाईलाइट करें। तो कितने फ्यूज बनती है, तो 5 सेक्टरल वर्टिब्रे के फ्यूज होने से एक आपकी सेक्टरल वर्टिब्रा बनती है इन केस ऑफ द अडल्ट। फॉर्म द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द पेल्विक कैविटी मीडियल टू हिप बोन, ये खास बात है, पोस्टीरियर पोर्शन बनाती है किसका, पेल्विक कैविटी का। इसका मतलब क्या है कि एंटीरियर और लेटरल पोर्शन कौन बनाती है, इननोमिनेटेड बोन, पेल्विक बोन, वो आपका लेटरल पोर्शन बनाती है, वो आगे की तरफ फ्यूज होती है। तो एंटीरियर और लेटरल पोर्शन तो किससे बनेगा, आपका पेल्विक का, पेल्विक बोन से, या जिसे हम इननोमिनेटेड बोन बोलते हैं, जो कि खुद 3 बोन से फ्यूज होती है, इलियम, इसियम और प्यूबिस। इसियम जो होती है नीचे की तरफ रहती है, इलियम जो होती है वो पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ होती है, पोस्टीरियर और सुपीरियर रहती है, और जो प्यूबिस होती है वो आपके आगे की तरफ रहती है, इसलिए सिंपल से प्यूबिस वहां पे जॉइंट बनता है ना। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 बोन से फ्यूज होकर बनती है दैट पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन के बीच में इस तरीके से, जैसे कि हमारा पेल्विस हो जाता है तो पेल्विस बोन, ये पेल्विक बोन होगी एक इननोमिनेटेड, दूसरी इननोमिनेटेड, ये पेल्विक बोन होगी, आगे जो जॉइंट बन गया वो सिंपल से प्यूबिस, और पीछे की तरफ यहाँ पे, तो ये इस तरीके से जो बनती है पीछे की तरफ वो आपकी क्या बनती है, सेक्रम, और ये जो जॉइंट बनता है सेक्रो कॉक्सियल जॉइंट, और ये आपकी कॉक्सिक्स बन जाती है, इस तरीके से फ्यूज होती है। अब ये और ये जॉइंट हो गया, यहाँ पे एक जॉइंट बनाती है, ये तो क्या है आपकी इननोमिनेटेड बोन है, ये वर्टिब्रा का पोर्शन हो गया, समझ पा रहे हैं एनाटॉमी को। तो ये जो है जॉइंट बनता है उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रो वर्ड बोलते हैं सेक्रम, इलियक वर्ड बोलते हैं इलियम, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन के साथ जुड़ता है ट्यूबरोसिटी, जिसमें आप बैठे हुए हैं आप लोग, तो वो इसियल ट्यूबरोसिटी के रूप में जानी जाती है, जो कि मेनली आपका इसियम का पार्ट होता है ना, 3 बोन से जुड़ के बनी होती है, जो डिटेल्स हम पढ़ते हैं इन चीजों को। तो फॉर्म है पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी का पोस्टीरियर पोर्शन बनाते हैं मीडियल टू द टू हिप बोन के मीडियली लोकेटेड होती है, आर्टिकुलेट विद द इलियम ऑफ द ईच हिप बोन टू फॉर्म द सेक्रोइलियक जॉइंट, है ना। यहाँ पे जो जॉइंट बनता है वो कौन सा बनता है, सेक्रोइलियक, और कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि दोनों साइड जुड़ेंगे, इसलिए भी जो 2 जॉइंट बनेंगे, सेकंड तो एक ही है, लेकिन एक इधर की इननोमिनेट बोन, दूसरी इधर की इननोमिनेट बोन, इस तरीके से, तो एक जॉइंट है दूसरा जॉइंट है, तो जॉइंट जो बनता है सेक्रोइलियक जॉइंट वो आपके 2 रहते हैं, बोन उसमें इन्वॉल्व होती है 3, तो इसमें से 2 बोन जो रहती है वो आपकी इननोमिनेटेड बोन जिसे हम पेल्विक बोन बोलते हैं, और जो एक बोन होती है वो कौन सी रहती है आपकी सेक्रम। 2 जॉइंट ये बन गए। कंप्लीट पेल्विक कैविटी की हम बात करें तो वहां पे कितने जॉइंट बनते हैं, 4 बनते हैं, 4 2 ये हो गए, एक आपका सेक्रम और कोकिक्स के बीच में, और एक कौन सा सिम्पाइसिस प्यूबिस, आगे क्यों इननोमिनेटेड बोन होती है खुद भी से जुड़ेगी आगे, तो एक जॉइंट होता है, टोटल 4 जॉइंट आपके इसमें होते हैं पेल्विक कैविटी, उसमें से जो 2 जॉइंट होते हैं वो आपके सेक्रोइलियक जॉइंट। क्लियर है एनाटॉमी, ये जॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करें।
देन हमारे सामने नेक्स्ट लंबोसेक्रल जॉइंट जो आपके लंबर और सेक्रम के साथ जॉइंट बनता है, लंबोसेक्रल जॉइंट बेस ऑफ द सेकंड आर्टिकल विद द बॉडी ऑफ द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा है ना। फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा के साथ में इसका जो पोर्शन है वो जुड़ता है किसका, हमारे सेक्रम का। लिखो ये जो जो राउंड बना के मैंने इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेना कि 5 से फ्यूज होकर बनती है और जो जॉइंट बनता है सेक्रो इलियक जॉइंट बनता है, ये भी आपको याद रखना। जब आप लिख रहे हैं तो आपके माइंड में भी थॉट प्रोसेस चल रही है, तो इन्हीं के बारे में सोचते हुए लिख रहे हैं, आंखें कॉपी कर रहे हैं, ऊपर देख देख के माइंड में कुछ और चल रहा है तो वो लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो लिख रहे हैं तो जो वर्ड लिखे हुए आपके सामने उनके बारे में माइंड में सोचते हुए लिखे, ताकि उनको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। आप ओनली लिख रहे हैं, माइंड में कुछ और ही ख्याल आ रहे हैं तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, चीजें सही सटीक आपके क्लियर नहीं हो सकती, उसी को करें लिखे भी उसको। ऑनलाइन वाले बच्चे, हाँ बिल्कुल, आप लोग भी नोट्स बनाते रहे, सभी को गुड आफ्टरनून। नोट्स लिखते रहे, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को रिवाइज करते रहे और कोशिश करें कि जो आपको जेएनसी की बुकलेट दे रखी है आप लोगों को, ऑफलाइन वाले बच्चे, तो वो बुकलेट लेके आए आप लोग, ताकि कुछ उसमें से एक्शन लगे, एड ऑन आप कर सकते हैं, है ना। नोट्स भले आप सेपरेट बुक में बना लें, है ना, सब कुछ सेपरेट लिख लें, लेकिन उसे मैच करते रहे, उसके साथ में कोरिलेट करते रहे चीजों को। कंप्लीट। बिल्कुल तपस्या है बच्चों, हर रोज करनी पड़ती है। हम नहीं पढ़ पाते तो ठीक नहीं लगता, फिर अगले दिन थोड़ा ठीक लगता है, इसे करनी पड़ेगी आप लोगों को। एक दिन हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हमें ठीक लगता है, अगले दिन हम नहीं। बिल्कुल तपस्या है बच्चों, हर रोज करनी पड़ेगी आप लोगों को। एक दिन हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हमें ठीक लगता है, अगले दिन हम नहीं पढ़ पाते तो ठीक नहीं लगता, फिर अगले दिन थोड़ा ठीक लगता है, इससे जो फ्लो बनता है वो आपका ठीक नहीं है। कोशिश करें कि हर रोज पढ़े, हर रोज थोड़ा सेटिस्फैक्टरी कंटेंट पढ़े, कि संतुष्टि आप लोगों को मिले कि हाँ वाकई में स्टडी की है। दो प्रकार की स्टडी, एक तो है कि घंटों पे डिपेंड होती है कि 2 से 5 पढ़ लिया बस, पढ़ लिया, अब पढ़ा कितना एक्चुअल में, सीखा कितना है, सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिला है, वो गेन नहीं हुआ तो उसका कोई सेंस नहीं रहता। तो कोशिश करें कि 2 घंटे ही पढ़े, 3 घंटे ही पढ़े, जो भी आपका टाइम शेड्यूल रहता है, लेकिन उसमें पढ़े ही ओनली, और कुछ चीज नहीं करे। आपके माइंड के अंदर जो चीजें होती है बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए, उसके बाद में 1-2 घंटे एंटरटेनमेंट भी करें, अपने शेड्यूल में वो टाइम भी रखें ताकि आप थोड़ा एंटरटेनमेंट करते रहे, माइंड आपका रिलैक्स रहे। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो ओनली पढ़े, कोशिश करें इन चीजों को थोड़ा अडॉप्ट करने की। हो गया, चलिए लास्ट वन है, देयर इज अ कॉकिक्स। कॉकिक्स को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वर्टिब्रा बोन, क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल, टर्मिनल वर्टिब्रा बोन, क्योंकि ये टर्मिनल एंड बनाती है, लास्ट वाला पोर्शन बनाती है, ट्रायंगुलर शेप होती है, टर्मिनल पोर्शन आ गया। वैसे फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द यूजुअली 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, यहाँ पे 4 है, वहां पे कितनी थी, 5 थी। ये यूनिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है। कॉकिक्स के बारे में लिखिए फटाक से, फिर आगे क्वेश्चन है और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी वर्टिब्रा की तरफ, देन उसके बाद में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसके बाद में फिर हमारा एक्सियल स्केलेटन हो जाता है फिनिश। अपेंडिकुलर स्टार्ट करने जाएंगे थोड़े से टाइम बाद। और एक लाइन और लिख ले इसमें, आर्टिकुलेट विथ, आर्टिकुलेट्स विथ सेक्रम एंड फॉर्म द सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट। ये लाइन और ऐड कर ले, है ना, जो कि आपके पेल्विक की जॉइंट का ये फर्दर टाइप बन जाता है। टोटल 4 पेल्विक जॉइंट होते हैं, उसमें से तीसरा ये है, और फोर्थ वन आपका बन जाता है सिम्पाइसिल प्यूबिस। तो ये जो लास्ट लाइन है वो भी लिख ले, आर्टिकुलेट्स विथ सेक्रम एंड फॉर्म द सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट। सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन द सेक्रम एंड कॉक्सिक्स। हो गया। फ्यूज कितने टाइम बाद होती है, ये आपकी इनपेन पीरियड में चलती रहती है। अब आप इनमें जाएंगे तो इनपेन में कुछ कुछ बोन होती है जल्दी फ्यूज हो जाती है, उसके बाद में फिर इनपेन से टोडलर, टोडलर से फिर आपकी धीरे धीरे जो नेक्स्ट एज आती है प्री स्कूलर, देन आपकी स्कूलर में जाती है, तो ये फ्यूज होती ही रहती है कंटिन्यू। तो एक्जैक्ट इसका फिक्स टाइमिंग नहीं है कि ये कब फ्यूज होती ही है, इसलिए इनको जब हम डिटेल से पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी जब आप पढ़ते हैं, उसके बाद में जब आप इन्फेंटाइल स्टडी करते हैं तो डिटेल्स में हम जाते हैं, तो वहाँ पे हर एक का टाइमिंग ड्यूरेशन होता है। लेकिन आपके एग्जाम में इतने डिटेल से आप लोगों को नहीं जाना है, जैसे आपको याद रखना है कि फ्यूजन स्टार्ट कब से होता है, तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ से स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अडल्ट होते हैं, और कब तक होता है तो ये भी आपको याद रखना, प्यूबर्टी तक।
कब तक होता है? पिट्यूटरी तक। और इसका रीजन भी है ना, पिट्यूटरी कब तक होता है? क्योंकि पिट्यूटरी तक जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके धीरे धीरे बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे भी हार्मोन्स बनते हैं तो बहुत सारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी का कंट्रोल बनता है। उसके बाद में आपकी जो ग्रोथ प्लेटेड वगैरह है, जो आपकी बोन की ग्रोथ को मेंटेन करती है, एपिफाइजियल प्लेट जिनको बोलते हैं, है ना, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो एपिफाइजियल प्लेट होती है वो क्लोज हो जाती है, उसकी वजह से जो आपकी हाइट होती है मैक्सिमम 18 साल तक बढ़ती है। कुछ कुछ बढ़ती हुई आपकी जो लास्ट एज होती है 25 के बाद में नहीं बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू जो रिसर्च डाटा है ना। 25 साल के बाद में एज नहीं बढ़ती, 5 साल 5 फीट की 5 6 फीट की तो 25 तक मैक्सिमम होती है, 18 तक, 18 उसके बाद टोटली बढ़ती है, फिर स्टॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ द एपिफाइजियल प्लेटेड क्लोज। ये हम देखेंगे आगे बोन के अंदर। चलिए क्वेश्चन को समझिए, क्या है क्वेश्चन और आंसर बताइए इसका। जो इमेज देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन ब्लैक एरो आर्क इन द इमेज, क्या राइट आंसर रहेगा? वर्टिब्रल आर्क है, स्पाइनस आर्क है, पेडिकल आर्क है, या फिर आपकी लेमिनरी आर्क है? ये कौन सी है? स्पाइनस आर्क। ये अभी वर्टिब्रा हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्टिब्रा के अंदर ये जो पोर्शन है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। ये तो आपका कौन सा हो गया? बॉडी वाला पोर्शन हो गया, है ना। इस इमेज को थोड़ा सा हम क्लासिफाई करें तो ये क्या बॉडी वाला पोर्शन हो गया, और एंटीरियर पोर्शन है, याद रखें, क्योंकि आपके इस तरीके से हम देखेंगे तो इस तरह बॉडी है, पीछे जब स्पाइनस प्रोसेस है जो कि ये है, तो ये क्या होगी? स्पाइनस प्रोसेस। देन उसके बाद में ये क्या आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस, एक इधर होगी दूसरी इधर होगी, जो कि ट्रांसवर्स में लोकेटेड है, और ये क्या है आपका फोरामिना। और ये जो बनते हैं आपके लेमिना, और ये जो बनता है पेडिकल बनते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सिंपल सा ये याद रखिए कि यहाँ पे वर्टिब्रल आर्क ही है, लेमिना आर्क और पेडिकल आर्क याद नहीं रखें, क्योंकि पेडिकल भी है यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर होती है इनको पेडिकल बोलते हैं ये वाली, और ये जो स्ट्रक्चर होती है ये बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेस एंड आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये जो स्ट्रक्चर है अभी हम पढ़ेंगे इनको लेमिना बोलेंगे, और ये जो पेडिकल बोलेंगे। लेकिन सिंपल आपको याद रखना आर्क कहाँ पे आपकी वर्टिब्रा में, इसलिए इसको वर्टिब्रल आर्क नाम से जान रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर एक वर्टिब्रा के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो वर्टिब्रल बॉडी के बारे में हम जानते हैं, तो वर्टिब्रल बॉडी जो चिक शेप की होती है, और यूजुअली अगर कॉमन बात करें तो डिस्क शेप की होती है ना। कैसी? डिस्क शेप की। थोड़ा सा हम अलग से क्लासिफाई करें तो जैसे हमने थोड़ा सा दिखाया कि उसकी जो बॉडी होती है वो आपकी कैसी हार्ट शेप की है, लंबर के अंदर किडनी शेप की है, और ओवरऑल हम बात करें तो एक रफली डिस्क शेप की आपकी वर्टिब्रल बॉडी बन जाती है। ये आपको याद रखना है एक जनरल व्यू के अंदर, और जब स्पेसिफाई करके पूछा जाए तो थोड़ा सा आपको कैसे याद रखना है, हार्ट शेप की, और आपके नंबर को याद रखना है किडनी शेप का। एंटीरियर पोर्शन जैसे कि हम डिस्कस करें थे, बार-बार कौन सा पोर्शन बनाती है वर्टिब्रल बॉडी आपकी? वर्टिब्रा का एंटीरियर पोर्शन इज द वेट बेयरिंग पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा। वर्टिब्रा का वेट बेयरिंग पार्ट कौन सा है? ये सारे ही पार्ट है जैसे कि इमेज हमारी उसमें, लेकिन उसमें से वेट कौन सा बेयर करता है? तो आपका वर्टिब्रल बॉडी। सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस आर द रफ एंड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सुपीरियर क्योंकि एक डिस्क है वो ऊपर की तरफ रहेगी, हालांकि सब में तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वर्टिब्रा है, सब में नहीं, मतलब जो C2 और C1 के बीच में नहीं होती। लेकिन अगर हम और दूसरी वर्टिब्रा की बात करें तो ये वर्टिब्रा है, ऊपर की सरफेस भी इसकी तरफ रहेगी, नीचे की भी तरफ रहेगी, इनके बीच में क्या रहती है? आपकी डिस्क रहती है, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसे हम बोल देते हैं। तो सुपीरियर और इंफीरियर किसकी? वर्टिब्रल बॉडी की, क्योंकि वर्टिब्रल बॉडी के बीच में ही आपकी डिस्क रहती है। बाकी जो प्रोसेस है फोरामिना है वहां पे डिस्क प्रेजेंट नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट वन इज द एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस कंटेन द न्यूट्रिएंट फोरामिना। खास स्ट्रक्चर है न्यूट्रिएंट फोरामिना, एक ओपनिंग होती है बोन के अंदर, उसके लिए फोरामिना, और जो न्यूट्रिशन लेके जाता है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सिंपली इसको हम और इजी तरीके से जाने तो एक ओपनिंग होती है आपकी बोन की स्ट्रक्चर में, जिससे आपकी आर्टरी ट्रेवल करती है बोन के अंदर, और वेन वहां से बाहर आती है। तो वो जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट फोरामिना। जैसे आपका हाइलम होता है, हाइलस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं आपकी किडनी में, आपके लंग्स के अंदर, तो वो पॉइंट होता है उसी तरीके से एक ओपनिंग है यहाँ पे, वहाँ पे तो एक पॉइंट बनता है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, जिसके लिए तो क्या वर्ड यूज किया? फोरामिना। और न्यूट्रिएंट क्यों बोले? क्योंकि आर्टेरियल सप्लाई मेनली यहीं से जाती है, यहीं से आपकी ब्लड वेसल ट्रेवल इन करती है और ट्रेवल आउट होती है। इन करने वाली आर्टरी है, आउट होने वाली वेन है। तो वह जो फोरामिना होता है उस फोरामिना को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट फोरामिना लिखा हुआ है। एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस, इसकी जो एंटीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस क्यों नहीं बताइए? जो वर्टिब्रल बॉडी है, वर्टिब्रल बॉडी माइंड में इमेज होगी वर्टिब्रल बॉडी, उससे एंटीरियर सरफेस से जाती है लेटरल सरफेस में भी ब्लड वेसल्स के लिए न्यूट्रिएंट फोरामिना बना ओपनिंग बनी हुई है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स अंदर की तरफ जाती है आर्टरी और वेन बाहर आती है। तो यहाँ पे पोस्टीरियरली क्यों नहीं जा रही है? हाँ, पोस्टीरियरली फोरामिना, वहाँ पे क्या आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, वहाँ पे बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये चिपके हुए, वहाँ पे भी हम देखेंगे कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट है ना। तो जो ओपनिंग होती है वो कहाँ पे रहती है? आपकी एंटीरियर और लेटरल। डिटेल की बातें हैं, ये काफी गहराई की बातें, बस आपको ये तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए कि न्यूट्रिएंट फोरामिना आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट फोरामिना बोन के अंदर ये ओपनिंग होती है, और क्या पर्पज है? जैसे आपका वर्टिब्रल फोरामिना है, उसका क्या पर्पज है कि वहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल करता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना हमने जो पढ़ा है, उसका क्या पर्पज है कि वहां से वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ जाती है। इन फोरामिना का क्या पर्पज है? न्यूट्रिएंट फोरामिना का कि बोन है, इमेज से थोड़ा बता देता हूं। जैसे वर्टिब्रा है या कोई सी बोन है, आगे हम बोन के एनाटॉमी देखेंगे तो कोई सी बोन है, जैसे सपोज ये आपकी बोन है ना, ये जो बोन है और इस बोन में यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ से ब्लड वेसल अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ से ब्लड वेसल बाहर की तरफ आ रही है, आर्टरी होगी और ये आपकी वेन होगी ना। तो ये जो ओपनिंग है नॉट ओनली वर्टिब्रा में, आपकी ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो बोन्स है, उन बोन में जो ब्लड वेसल्स जा रही है और आ रही है, जिस ओपनिंग के थ्रू जाती है और आती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? फोरामिना। ये आपको याद रखना कौन सा? न्यूट्रिएंट फोरामिना। ये सभी बोन के अंदर होता है। ये कहां से आता है? लिख के फटाक से। इसमें कुछ डाउट है किसी भी बच्चे को? चलिए लिखिए, लिंक है। और जो एक्स्ट्रा है, जैसे ये इमेज बना गया है, तो इमेज आप बनाएंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामिना बनाएंगे तो वो जो आपका माइंड उसको अच्छे से कैप्चर करेगा, तो वहाँ से थोड़ी आपकी लर्निंग बेटर होगी। तो इमेज भी बना ले साथ ही। और क्योंकि हम वर्टिब्रा पढ़ रहे हैं तो ये इमेज इस तरीके से ना बना के आप मतलब इमेज को इस तरीके से बना लें, जो वर्टिब्रा है उसकी हम अगर 3D स्ट्रक्चर बनाए कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना, कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है, आपकी वर्टिब्रल बॉडी होगी, उसके बाद में आपकी प्रोसेस हो जाती है सिर्फ, है ना, ये वाली। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से आपकी एंट्री करती है, यहाँ पे एक ओपनिंग बना ले से, यहाँ से एंट्री करें, एंट्री हो गया, और ये लेटरल एस्पेक्ट हो गया, तो यहाँ से ब्लड वेसल इन हो रही है और आउट हो रही है, जो ओपनिंग है न्यूट्रिएंट फोरामिना है। लिखिए, थोड़ा स्पीड में लिखिए बच्चे,
लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रा भी आपकी यही होती है, वर्टिब्रल बॉडी। थिकेस्ट पोर्शन भी यही होती है, वेट बियरिंग पोर्शन भी आपका यही होता है। ओवरऑल हम बात करें तो डिस्क शेप होती है, पर्टिकुलर बात करें तो थोरासिक आपकी हार्ट शेप की होती है, रेनल शेप की आपकी रहती है लंबर वर्टिब्रा। लास्ट वाले हो गया आप लोगों का। ये जो आप लोग नोट्स बनाते हैं ये आपके फाइनल नोट्स होते हैं या रफ नोट्स बनाते हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, फाइनल ही बनाना है। रफ नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करें, इसलिए आपको टाइम दिया जा रहा है। फाइनल नोट्स बनाए, घर जाके उनको रिवाइज करें। या फिर आप नोट्स बना रहे हैं फिर घर जाके सर उनको सुंदर से निखार के फिर लिखेंगे अच्छे से, तो आपका टाइम खराब होगा वहाँ पे। तो कोशिश करिए यहीं पे बना लें, घर पे जिस टाइम आप लिखते हैं उस टाइम आप 2 से 3 बार इनको रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो रिवाइज करने पे ज्यादा ध्यान दें बजाय कि बार बार लिखने। और एक और खास बात, जब आप शाम को रिवाइज करते हैं तो उस टाइम एक और नोटबुक अपने पास रखिए, जो की पॉइंट है इसमें से भी जो की पॉइंट है उन की पॉइंट के नोट्स अलग से बना लें। और वह नोट्स आपके काम आने वाले एग्जाम के टाइम, एग्जाम के जो 10-15 दिन पहले होते हैं अब क्या रिवाइज करना है। वैसे जैसे आपके एग्जाम पास आते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो रिवीजन टाइम पीरियड बढ़ जाना चाहिए, और आपके जो कंटेंट है उसकी धीरे धीरे अभी कैसे समरी आपके सामने निकल के आनी चाहिए कि पहले हम बुक पढ़ रहे थे कॉलेज के अंदर, अभी आप कोचिंग के अंदर नोट्स ले रहे हैं या फिर डिटेल्स नोट्स है, उसके बाद में इन नोट्स आप लिख रहे हैं, उसमें से आप पॉइंट निकाल रहे हैं जो आप रिवाइज करेंगे टाइम ऑफ द एग्जाम। तो जैसे जैसे एग्जाम आपका पास में आता है वैसे वैसे की पॉइंट की तरफ आपका माइंड बढ़ जाना चाहिए, तो वो नोट्स अभी से बना के रखें। अभी से जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो जैसे ये वर्टिब्रा पढ़ा था इसमें से 10-15 पॉइंट ऐसे निकालिए जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते ही है ना। और कभी कभी वहीं से सीधा क्वेश्चन आ जाता है, वही आप रिवाइज करके जाते हैं एग्जाम के 2-4-5 दिन पहले, तो वह भी एक अलग से अपनी स्टडी के अंदर एड ऑन करके रखें, है ना। और ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अभी ये जो हम नोट्स बनाते हैं उसके अंदर पर्टिकुलर उस पॉइंट को जैसे यहाँ पे हाईलाइटेड कर रखा है वैसे हाईलाइट कर ले। नोट्स बनाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तो उनके लिए एक हाईलाइट रखें, हाईलाइट कर ले कि एग्जाम के टाइम ओनली जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसे भी आपकी नजर जाए, फटाक से आप रिवाइज करते हुए सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाए। होता है कि एग्जाम आपके पास में आ जाता है, आप 1-2 सब्जेक्ट ही रिवाइज कर पाते हैं, है ना। इतनी सारी मेहनत करते हैं आप 6-7 महीने 12 महीने 1 साल तक, और जब आप लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो आपका एग्जाम में कंफ्यूजन देखने मिलता है, और उस कंफ्यूजन की वजह से चीजें गलत हो जाती है, आते हुए गलत होती है। इसलिए बोला जाता है कि नहीं पढ़ना बेटर है आधा अधूरा पढ़ने की तुलना में, है ना। आपने नहीं पढ़ा तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। इसके पहले यही होता है कि बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि यार बी है सी है, पढ़ा तो ये था, बी को बोलते हैं सी को बोलते हैं, जैसे सी वन आप एटलस को बोलते हैं या फिर एक्सिस को बोलते हैं, या कंफ्यूज हो गए, और ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ भी नहीं सकते। फिर 2 ही ऑप्शन है वहाँ पे, और 2 ऑप्शन है, या तो आप टिक करेंगे या फिर आप छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो है नहीं, टिक करेंगे, और टिक करने के बाद में फिर 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक पॉसिबिलिटी कि वो राइट हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी गलत हो जाए, रहती है बिल्कुल। तो वह पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बने, रिवाइज करें, है ना। एग्जाम के टाइम अभी तो आप नया सीख रहे हैं, एग्जाम के 1 महीने 15 दिन 20 दिन के आसपास नया पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें। जो आपको अच्छे से पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करें, ओनली रिवाइज करें, जितना रिवाइज कर सके उतना रिवाइज करें, और उस टाइम रिवीजन को कम टाइम देना पड़े इसलिए अभी से रिवाइज करते हुए चले। टाइम शेड्यूल को इस तरीके से सेट करके रखिए कि इस घंटे में इस पर्टिकुलर आवर्स में या इस शेड्यूल के अंदर मैं ओनली रिवाइज ही करूंगा या करूंगी। और एक शेड्यूल बनाए, भले आप कैसे बच्चे हैं, है ना, भले यहाँ पे 2 एग्जाम दे चुके हैं, 3 एग्जाम दे चुके हैं, एक टाइम स्लॉट आपको ऐसा रखना है जिसमें आप हर रोज मतलब हर रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहना है, हर रोज करते रहना, कहीं से भी करो आप, बुकलेट से करो, आपके पेपर से करो, पहले वाले एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, आपके पास जो है उनसे करो, ऑनलाइन से करो, ऑफलाइन से करो, महारथी टेस्ट सीरीज आपके सामने बना के वहां से करो, कहीं से भी करो, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस का एक शेड्यूल आपका अलग से होना जरूरी है। ये 2 शेड्यूल बना के रखे, बाकी आपकी चोरी चली रही है, नोट्स आप बने रहे, वो साथ साथ करते रहे, रिवीजन एमसीक्यू 2 चीजें खास ध्यान रखना हो गया ये। चलो, ये आपके सामने इमेज आती है, इस इमेज को भी हम आगे डिस्कस करने वाले, जैसे हमने अभी देखा ये जो आर्क थी उसको तुमने क्या बोल दिया, वर्टिब्रल आर्क। देन ये जो पोर्शन है और यहाँ पे लिखा पहले अगर हम सिंपल तरीके से देखते हैं एंटीरियर व्यू, और ये आपका पोस्टीरियर व्यू, और ये आपकी क्या होगी, बॉडी होगी जिसको हम सेंट्रम बोलते हैं, सेंट्रम, सेंट्रम बॉडी से लिख सकते हैं अलग से। ये जो फोरामिना हो गया वो आपका वर्टिब्रल फोरामिना हो गया, एंड उसके बाद में ये जो प्रोसेस है दोनों तरफ वो कौन सी होगी, ट्रांसवर्स प्रोसेस होगी। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है आपका लेमिना हो गया, और ये जो है वो आपके पेडिकल हो गए, पेडिकल, ये पेडिकल है जो कि जोड़ रखे हैं और एक ग्रुप बना रखा है ना। तो ये इसकी अंदर दिन बॉडी स्ट्रक्चर होगी, बॉडी है, बाकी ये पेडिकल्स हो गए, यहाँ पे लेमिना हो गया, और ये आपकी पीछे की तरफ जो है वो आपकी स्पाइनस प्रोसेस होगी, और ये जो है वो आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस होगी, और यहाँ पे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड फैसेट। और जो पॉइंट होता है जैसे आपकी वर्टिब्रा के साथ में आपकी जो जुड़ती है 12th नंबर की, तो उसके लिए अलग से जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे रहता है पेडिकल के आसपास, जिसको हम कोस्टल पैकेट नाम से जानते हैं। तो ये आपके क्या वर्टिब्रा की इमेज है, इमेज को थोड़ा सा याद रखें कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे होती है, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बड़ी इमेज नहीं है ना, रफली ड्रॉ करें, लैंडमार्क याद रखें, जैसा अभी क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी जो मार्क मैंने इसको किया था, एग्जाम में हो सकता है कि इसको मार्क करके पूछ ले कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है, एग्जाम में हो सकता है इसको पूछ ले, इसको पूछ ले, या पेडिकल को पूछ ले, वर्टिब्रल बॉडी को पूछ ले, या फिर आपके वर्टिब्रल फोरामिना को पूछ ले, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो रफली इमेज बना ले और इनको थोड़ा एब्रीविएट कर ले, साइड में इनको लिख ले, सभी को नॉमिनेट कर ले, थोड़ा जल्दी से बनाइए इस इमेज को। फिर इन वर्ड के बारे में थोड़ी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज हम देख लेते हैं। चीजें ज्यादा टिपिकल नहीं लग रही है, चीजें ज्यादा टिपिकल तो नहीं लग रही है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ,
हाँ बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने डिलीवर की जा रही है ताकि बिल्कुल आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाए और लग रही है तो थोड़ा सा रिवाइज करें और कुछ डाउट रहता है तो डाउट क्लियर करें बच्चों बाद में जो क्लास के बाद टाइम मिलता है तो बाद में रिवाइज करें डाउट को क्लियर करें या आपकी जो फ्रेंड सर्किल है जो ग्रुप के अंदर है आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके रिवाइज करें लेकिन रिवाइज करें क्या बोल रहा है भाई बोलना है तो थोड़ा क्लियर बोलना है ऐसे सुनाई नहीं देगा सबको मजा आना चाहिए ना क्या बोला आपने हाँ कोई बात नहीं साथ वाले सही है आप उस ग्रुप में से बन सकते हैं और ऐसा नहीं है साथ वाले सही है साथ वाले सारे ऐसे सिलेक्शन सभी का क्यों नहीं हो जाता कुछ ही बंदे ही निकल पाते हैं है ना सब लोग स्टडी करने के लिए आए हैं तो एक दूसरे को जज नहीं करें एक दूसरे को कंपेयर नहीं करें है ना आप में से सभी फाइनल ईयर के नहीं है सभी आप में से जितने बैठे हैं 1 साल 2 साल जिनको प्रिपरेशन करते होंगे वो नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि सारे थर्ड ईयर या फाइनल ईयर स्टूडेंट है ना तो कंपेरिजन थोड़ा कम करें और कोशिश करें कि आपका जो कॉमन टारगेट है उसकी तरफ आपका ध्यान रहे और कॉमन टारगेट आप सभी का एक ही इस क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं नर्सिंग ऑफिसर बनना है ना सभी का कॉमन टारगेट है वो टारगेट आप अचीव कैसे करेंगे इन सब चीजों के थ्रू ही चलिए आगे बढ़ते हैं बट क्या हो गया लिखना है उसको बनाइए मैंने आप लोगों को फाइनल नोट्स बनाने के लिए थोड़ा प्रमोट कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से सुंदरता से बनाए और सारा टाइम उतना टाइम भी नहीं दिया जाएगा ना हाँ कि सर अच्छे से बोल दिया आप तो हम बड़ा सुंदरता से बनाएंगे पहले 5 मिनट लगाते थे अब 10 मिनट लगाएंगे ऐसा भी नहीं करें चलो नेक्स्ट हमारे सामने वर्टिबल आर्क क्या होती है टू सॉर्ट इट थिक प्रोसेस द पेडिकल प्रोजेक्ट पोस्टरली फ्रॉम द वर्टिबल बॉडी एंड देन यूनाइट विद द प्लेट लेमिना टू फॉर्म द वर्टिबल आर्क ये क्या है ये इसकी डेफिनेशन इन वर्ड की डेफिनेशन इस इमेज की कि जो वर्टिबल आर्क कैसे बनती है दो पेडिकल ये जो पेडिकल है दो ये सब जाके लेमिना के साथ जुड़ते हैं ये लेमिना के साथ जुड़ते हैं यहाँ पे एक आर्क बना उस आर्क को वर्टिबल आर्क बोल देते हैं सिंपली और यही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि टू सॉर्ट थिक प्रोसेस जिनको हम क्या बोल रहे हैं पेडिकल दैट प्रोजेक्ट पोस्टीरियरली पीछे की तरफ भी जाते हैं एंटीरियरली नहीं आते प्रोजेक्ट पोस्टीरियरली फ्रॉम द वर्टिबल बॉडी से निकलता है एंड देन यूनाइट विद द प्लेट लेमिना यूनाइट किसके साथ होती है प्लेट लेमिना स्ट्रक्चर के साथ में और वहां पे क्या बना देता है आपकी वर्टिबल आर्क ये आपकी वर्टिबल होगी बॉडी होगी मेन यहाँ से दो थिक प्लेट आपके पेडिकल निकले और पीछे की लेमिनर स्ट्रक्चर होगी क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस है ये आपकी स्पाइनस प्रोसेस है तो इसके साथ जुड़ गए ये जो आर्क बना है इस आर्क को हम क्या बोल रहे हैं वर्टिबल आर्क जैसे कि इमेज में आप लोग देख चुके हैं इंटरवर्टिबल फोरामिना एंड ओपनिंग बिटवीन द एडजॉइनिंग वर्टिब्रा एडजॉइनिंग वर्टिब्रा जो वर्टिब्रा है आपकी कंप्लीट एक वर्टिब्रा देन दूसरी वर्टिब्रा देन तीसरी वर्टिब्रा उन सारी वर्टिब्रा के बीच में जो ओपनिंग बनती है पर्टिकुलर एक वर्टिब्रा में भी होती है पर्टिकुलर एक वर्टिब्रा में होती है जैसे कि आपकी ये वर्टिब्रा है इसके बीच में ओपनिंग है देन नेक्स्ट उसके पास वाले उसके बाद में ओपनिंग है देन बाद में ओपनिंग इस तरीके से वर्टिब्रा के अंदर ओपनिंग बनती है तो उस ओपनिंग को हम क्या बोल देते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना क्या बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल फोरामिना एंड इट परमिट द पासेस ऑफ द सिंगल स्पाइनल नर्व कैरिंग द इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम दो वर्ड लिखे हैं टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ठीक दो चीजें हैं एक तो आपने वर्टिब्रल फोरामिना तो देख लिया वर्टिब्रल फोरामिना तो आपकी मेन स्ट्रक्चर होगी इंटरवर्ट कितनों की आता है दो के लिए एक होता है इंट्रा एक होता है इंटर इंटर मतलब क्या दो चीज एक वर्टिब्रा फिर दूसरी वर्टिब्रा इन दोनों वर्टिब्रा के बीच में भी ऐसे स्पेस होता है तो एक जो फोरामिना अभी मैंने बताया वो तो आपका मेन फोरामिना होगा दैट इज वर्टिब्रल फोरामिना उस क्लियर है दूसरे फोरामिना आपके इधर जो ये वर्टिब्रा देन ये वर्टिब्रा देन ये वर्टिब्रा इसके बीच में जैसे आपकी नर्व निकलती है बाहर और जाती है अंदर इसलिए टू और फ्रॉम लिखा है मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं तो ये बीच में जो होती है जैसे एक वर्टिब्रा फिर दूसरी वर्टिब्रा इसके बीच में जो छोटी छोटी स्पेस है जहां से आपकी नर्व बाहर निकलती है नर्व प्रेजेंट होती है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना और टू और फ्रॉम लिखा है इसका क्या मतलब है कोई बच्चा बताना चाहेगा देखिए स्पाइनल नर्व कैरिंग इन्फॉर्मेशन टू यानी कौन सी है ये कौन सी नर्व है अगर हम दो की बात करें एक है सेंसरी दूसरी मोटर इसमें लिखा हुआ है कि सिंगल स्पाइनल नर्व कैरिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड कौन सी है सेंसरी मतलब इस तरीके से जा रही है आपके पैरों से आ रही है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है टू द स्पाइनल कॉर्ड यहां से होती हुई आपके ब्रेन में जा रही है तो टू द स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी कौन सी है सेंसरी क्योंकि सेंसेशन लेके जाती है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड यहां से आ रही है सेंसेशन बेसिकली ब्रेन से आया यहां से होता है आपके यहां से नर्व आ रही है वो कौन सी रहती है मोटर नर्व तो वो दोनों के लिए जो एंट्री पॉइंट होता है जो जगह होती है जो पासेस होता है उसको हम क्या बोल देते हैं इंटरवर्टिबल फोरामिना ये जो फोरामिना वर्टिबल फोरामिना से अलग है वर्टिबल फोरामिना के बीच में जो ओपनिंग है वो राउंड ओपनिंग वो है और इंटरवर्टिबल एक वर्टिबल दूसरी वर्टिबल तीसरी होती है उसके बीच में जो स्पेस है जहां से आपकी नर्व निकलती है इस तरीके से तो जो नर्व निकलती है और अंदर जाती है वो जो जिस जगह से बाहर आती है वो आपका इंटरवर्टिबल फोरामिना है क्लियर है इंटरवर्टिबल फोरामिना और वर्टिबल फोरामिना दोनों अलग अलग है थोड़ा सा याद रखें इमेज को देख लें तो मान लेना आप लोग ये जैसे कि हम देख चुके हैं स्पाइनल प्रोसेस हो गया और ये आपकी बॉडी वगैरह हो गई पेडिकल हो गया लेमिनर पोर्शन हो गया ये जो है ये आपका कौन सा हो गया वर्टिबल फोरामिना इसके अंदर आपका ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड है ना और अगर आप इस तरीके से वर्टिब्रा को देखते हैं तो ये आपकी क्या होगी वर्टिबल बॉडी ये आपकी बॉडी का इंटीरियर भी हो गया ये पोस्टीरियर हो गया और यहाँ पे जो पीछे की तरफ है ये आपकी कौन सी होगी ये साइड में है ये वाली ये तो होगी ट्रांसफर प्रोसेस और ये है ये आपकी क्या स्पाइनस प्रोसेस होगी ठीक है तो ये पॉइंट है और आर्टिकुलर सरफेस है और यहाँ से आप देख पाएंगे जैसे ये नर्व निकल रही है इधर से निकल रही है जा रही है एक्चुअली हमें नहीं पता कि कौन सी सेंसरी है या मोटर है लेकिन यहाँ पे नर्व प्रेजेंट इधर से फिर आपकी इस तरीके से नर्व निकलेगी तो ये जो नर्व निकलेगी तो ये जो ओपनिंग उसको क्या बोल दिया हमने इंटरवर्टिबल फोरामिना क्लियर है तो ये कहाँ पे है आपका एक वर्टिब्रा देन दूसरी वर्टिब्रा इसके बीच में फिर आपकी तीसरी वर्टिब्रा उसके बीच में एक वर्टिब्रा दूसरी वर्टिब्रा के बीच में इसलिए वहां पे वर्ड भी हमने यूज किया इंटरवर्टिबल फोरामिना क्लियर है चलिए अभी नोट्स लिखिए ये वाले हाँ बिल्कुल लिखे नोट्स लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें और क्योंकि अभी तो आपको समझ आ चुका है इसलिए ठीक लग रहा है कुछ वर्ड समझ नहीं आते हैं तो ऊपर की तरफ उसका हिंदी में लिख ले साइड में उसका सिंपल वर्ड लिख ले अभी आपको समझ में आएगा लेकिन जब आप बाद में रिवाइज करेंगे तो वहां पे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए
क्योंकि अभी तो आपको याद है, बाद में 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी आप रिवाइज करते हैं तो उस टाइम डिफिकल्टी हो सकती है, तो उसके सराउंडिंग आसपास में हिंदी वर्ड लिख ले या उसका जो सिंपल वर्ड है वो लिख ले, ताकि उस टाइम आपको वो चीज इजीली रिकॉल हो जाए, कंफ्यूज नहीं हो। जैसे इंटर वर्ड मैंने बोला, इंटर मतलब क्या, बिटवीन, तो दो वर्टिब्रा के बीच हो गया, तो इंटर के ऊपर आप लिख सकते हैं ऐसे कि बिटवीन, तो वहां पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा बिटवीन, और थोड़ा लिखिए तो बिटवीन टू वर्टिब्रा, बिटवीन टू वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में। हो गया। जोनिंग जो वर्ड है इसका मीन्स है जुड़ने वाले, एड वाले, एक के साथ में दो से एड जोइनिंग, जैसे दो लोग आप बैठे हैं तो आपके पास वाला ये आपके एड जोइनिंग है, ये आपके पास वाला एड जोइनिंग है, तो एड जोइनिंग मतलब है आपस में जुड़ने वाला, उस तरीके से आप याद रखिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, कैन ओपनिंग बिटवीन द एड जोइनिंग वर्टिब्रा, जो पास वाली वर्टिब्रा है उसके बीच में, ऐसा नहीं कि एक वर्टिब्रा यहाँ पे है दूसरी वर्टिब्रा ऊपर की तरफ है, वो नहीं, पास वाली जस्ट उससे कनेक्ट होने वाली वर्टिब्रा के साथ में। हो गया। इनके साथ साथ में हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, और इजी हो जाता। जैसे एक बना लिया, दूसरा ये बना लिया, तो उसके बीच में ये ओपनिंग हो गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इंटरवर्टिबल फोरामिना। आर की इमेज भी आप ऐसे बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लिखें, लेकिन मेन पर्पज होना चाहिए कि हमें याद रहे, और जब हम रिवाइज करें तो उस टाइम हमारे लिए टिपिकल नहीं बने कि यार एक्चुअली में क्या था वहाँ पे, कुछ भी लिखे वर्ड है ना, इमेज बनाए या ये जो आपके वर्ड है वो लिखे, लेकिन रिवीजन के टाइम में आपके लिए इजी रहे, वहाँ पे ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करे, उस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करना है आप लोगों को। प्रोसेस को फॉलो करें जो 4-6 महीनों के बाद बोली जाती है, उसमें यही प्रोसेस होती है। हम ये सोचते हैं कि पहले पूरी थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से 4-6 महीने थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 2 महीने तक, पूरे 2 महीने तक एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आप कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। लेकिन जो डेफिनेटिव है वो तो बेस्ट वे है, वो आपका यही है कि साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें, थ्योरी के साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहे, सबसे बेस्ट है जो मैंने कल आप लोगों को बताया, पहले एमसीक्यू, थ्योरी, फिर एमसीक्यू, ये जो 3 सीक्वेंस है ये आप रेगुलर फॉलो करते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ में। और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, थोड़ी अच्छे खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कम से कम 50 उसके आसपास, और आपकी कैपेसिटी है तो 100, है ना, वो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन तो रखें। क्वेश्चन प्रैक्टिस बोला जाए हर रोज 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो उससे भी ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा, कोशिश करें थोड़ी क्वांटिटी बढ़े। अल्टीमेट आप समझ सकते हैं कि एमसीक्यू इन सबका सार है ना, कि कितनी ही थ्योरी आपके सामने है, शानदार तरीके से थ्योरी आप लिख भी लेंगे, लेकिन उनमें से क्वेश्चन कैसे बनता है वही आपका सार है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहें। जैसे कि कल क्वेश्चन था आपका मेलियस इंकस और स्टेपी से रिलेटेड, तो आप लोगों ने कितना अच्छे से हो गया ये, आप लोगों ने कितना अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ रखा, उन थ्योरी को पढ़ रखा कि मेलियस भी जानते हैं, इंकस भी जानते हैं, कौन कहाँ जुड़ते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में आप किस तरीके से अटक गए, और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ओनली सिंगल लाइन का क्वेश्चन था। तो वो चीजें कब आएगी आपके अंदर, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान दे, मस्ट है वो। ये इमेज है जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसको ड्रॉ करने के लिए इतना टाइम नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। चलिए लिगामेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। लिगामेंट क्या होते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 6-7 लिगामेंट है आपकी जो वर्टिब्रा है उसको बांध के रखने वाले, जैसे कि मैं आपके सामने स्टैंडिंग पोस्चर में खड़ा हूँ, तो ये पोस्चर इस तरीके से ही है, मैं आगे क्यों नहीं झुक गया, है ना, तो पीछे मेरा लिगामेंट है उसने मेरे को मजबूती प्रोवाइड करके मैं ज्यादा पीछे एक्सटेंड क्यों नहीं हो गया, क्योंकि आगे एक लिगामेंट है, मैं इस तरीके से ज्यादा क्यों नहीं हो गया, इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा, तो वो साइड में लिगामेंट्स है। तो यहाँ पे टोटल 6 टाइप के 7 है, 7 टाइप के लिगामेंट्स होता है, और उनकी जो नेम है उसके अकॉर्डिंग ही उनका फंक्शन है, उनकी लोकेशन है, तो ज्यादा टिपिकल नहीं है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे लिगामेंट्स को। जैसे एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, वर्ड से क्या मींस निकला, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ है, लॉन्जिट्यूड मतलब सीधा है, इसको हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं, एक वर्टिकल वर्ड होता है, एक लॉन्जिट्यूड, दोनों आपके सेम ही वर्ड बन गए। तो लॉन्जिट्यूडल है और आगे की तरफ मतलब ये इस तरफ आपका वर्टिकल बॉडी की तरफ जो होगा वो आपका एंटीरियर लॉन्जिट्यूडल लिगामेंट। A broad ligament that run along the anterior surface, आगे आपके सामने वर्ड anterior surface of the vertebral body prevent the hyperextension, hyperextension को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अब आगे की तरफ है एक्सटेंशन, कौन सा एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हम आगे की तरफ से डिसाइड करेंगे, मैं इसे झुका हूं तो ये क्या है, फ्लेक्शन है, मैं इसे हो रहा हूं तो ये क्या है, एक्सटेंशन है। अब मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाऊं तो आगे की तरफ ये लगा हुआ है और मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो पोस्चर है एंटीरियर लिगामेंट है वो मेरी वर्टिब्रा को पीछे की तरफ ज्यादा एक्सटेंड होने से बचाता है, वो इसका फंक्शन लिखा हुआ है, समझे। इस इमेज पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, इमेज देखेंगे तो चीज कवर होगी। ये वाला ये जो व्यू है ये आपका एंटीरियर व्यू है, क्योंकि आपकी बॉडी एंटीरियर प्रेजेंट है, और ये जो व्यू है वो आपका पोस्टीरियर व्यू है, इस तरीके से इमेज को लेता है ना, तो ये आपका पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियरली जो लिगामेंट प्रेजेंट है ये एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, क्लियर है। सिमिलर पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट होता है आपकी वर्टिब्रल बॉडी के, आपकी वर्टिब्रल बॉडी के जस्ट पास में, क्योंकि पोस्टीरियर एक और होता है, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं हो ये वाला। तो पोस्टीरियर है, लॉन्जिट्यूडनल कैसा है, सीधा है, लॉन्जिट्यूडनल है और क्या है, लिगामेंट, इसलिए पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट। दूसरा लिगामेंट हो गया। तीसरा बताए नहीं, इमेज को समझे तभी बोलेंगे, समझ में आएगी। तीसरा आपके सामने है, इससे पीछे, और यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो राउंड है ये ओपनिंग है यहाँ पे, वर्टिब्रल फोरामिना, तो वर्टिब्रल फोरामिना के पीछे की तरफ, और यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रल आर्क। अभी नहीं पढ़ा था ये वाली, जैसे ये इमेज हो गई आपकी, ये बॉडी होगी, ये आपकी क्या होगी, स्पाइनस प्रोसेस या ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो यहाँ पर जो है एक जगह ये जो लिगामेंट, ये तो कौन सा हो गया, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, ये जो हो गया यहाँ पे पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, और यहाँ पर
ये आर्क है, इस आर्क के पास में जो लिगामेंट अब है ये भी पीछे की तरफ है, इसका क्या नाम है, लिगामेंटम फ्लेवम, लिगामेंटम फ्लेवम, लिगामेंटम फ्लेवम। ये आपको याद रखना, थर्ड लिगामेंट। तीन क्लियर है। दूसरा, ये कौन सी प्रोसेस आपकी, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में है। अब क्योंकि दो ट्रांसवर्स प्रोसेस है तो इंटर, और किसके बीच में, ट्रांसवर्स, तो इंटर ट्रांसवर्सल लिगामेंट, इंटर ट्रांसवर्सल लिगामेंट। और क्लियर। सिमिलरली हमारा जो स्पाइनस वाला है, स्पाइनस का, स्पाइनस वाली ये वाली है पीछे की तरफ, तो एक ही होगी, दूसरी इसके पीछे की तरफ होगी, और उसके जो बीच में है वो क्या होगा, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट। ये आपके सामने इंटर स्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट। यहाँ पे और लिगामेंट है जो मेरी आपकी थोड़ी वाले ही पॉइंट होता है, जो आपके पैकेट कैप्सुलरी लिगामेंट बनता है। एक जो पैकेट पॉइंट है, दूसरी वर्टिब्रा का जो वेसेट पॉइंट है उससे बीच में बनाता है, वो आपका कौन सा बन जाएगा, वेसेट कैप्सुलरी लिगामेंट, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो आपके हैं बड़े बड़े लिगामेंट है, एक तो ये है खास लिगामेंट है, दूसरा आपका पोस्टियल लिगामेंट है, फिर आपका ये है, और ये लिगामेंटम फ्लेमम हो गया, एक आपका इंटर स्पाइनस लिगामेंट हो गया। और इसी स्पाइनस के पास में दो होते हैं, अंदर की तरफ है थोड़ा सा, है ना, तो आपका ये इंटर स्पाइनस होता है, बाहर की तरफ ये भी दो होते हैं एक्चुअली, है ना, तो बाहर की तरफ वो आपका सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, जो कि स्पाइनस प्रोसेस के थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, बाहर की तरफ। 3D में थोड़ा अच्छे से ये दिख पाता है हम लोगों को, लेकिन होते दोनों आपके स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर ही। सपोज कि ये आपकी स्पाइनस प्रोसेस है, एक बोन ये है, दूसरी बोन इसके बीच में, बीच में, तो वो तो क्या होगा, इंटर स्पाइनस, और यहाँ पर है हल्का सा फर्क है, तो कौन सा हो गया, सुप्रा स्पाइनस, बस ये याद रखें। बीच में है वो आपका इंटर स्पाइनस, और ये है वो आपका सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। बस यही कहानियां है लिगामेंट, क्लियर है। कॉलेज टाइम में कभी इन चीजों को इतना वोट के नहीं पढ़ते हैं, तो बस वही रट लेते हैं, उसके हिसाब से याद हो जाता है। जितने वर्ड है एनाटॉमी के उतने ही इजी वर्ड होते हैं। एंटीरियर आपके सामने हो गया, सिमिलरली पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, पोस्टीरियर आ गया पीछे की तरफ है, और ए लिगामेंट दैट रन अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी के पोस्टीरियर सरफेस पे रन करता है, फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर, नहीं सुपीरियर टू इंफीरियर, सुपीरियर से इंफीरियर, ऊपर से नीचे तरफ ट्रेवल करता है, एंड इनसाइड द स्पाइनल कैनाल प्रिवेंटिंग द हाइपरफ्लेक्शन। ये क्या करता है, जैसे इसका मेन रोल है, ये दो खास है, हाइपर एक्सटेंशन में ये हेल्प करता है, तो हाइपरफ्लेक्शन में कौन सा, ये पीछे तरफ है। मैं आगे की तरफ से जो पीछे तरफ जो सपोर्ट है वही मेरे को रोकेगा, तो ये पोस्टीरियर वाला जो है वो आपके हाइपरफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है, और जो आपका एंटीरियर वाला है वो हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है। ये दोनों खास बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों ही एग्जाम के क्वेश्चन है, बार-बार लिगामेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से ही बनते हैं कि कौन सा लिगामेंट आपका हाइपर एक्सटेंशन को मेनली प्रिवेंट करता है, कौन सा लिगामेंट आपका हाइपरफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है। हाइपर लिखता हूं यहाँ पे, एक्सटेंशन तो मैं नॉर्मली हो रहा हूँ, फ्लेक्शन भी नॉर्मली हो रहा है, ज्यादा नहीं हो जाओ, वैसे गोले की तरफ गुड़ी ही नहीं जाओ, समझ पा रहे हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो लिगामेंट्स है इनके अंदर थोड़ी मजबूती है, वो तो बड़े अच्छे से रिलैक्स हो जाता है, तो उसको आप अच्छे से बेंड कर सकते हैं, है ना, वो रेगुलर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही बनता है, तो वो आपके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो जाता है। बाकी यूजुअली आपको ये दोनों वर्ड इन दोनों के साथ में याद रखना है। देन लिगामेंटम फ्लेवम कौन सी जगह है, तो इलास्टिक लिगामेंट्स कनेक्टिंग द लेमिन ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रल, लेमिन आ गया हमारा, जो आर्क बना रहा था वर्टिब्रल आर्क, याद रखिए एक एक वर्ड को, लेमिना कहाँ है, पेडिकल कहाँ है, इसलिए हम सीक्वेंसली पढ़ रहे हैं इनको कि लेमिना वर्ड देके आप लोग घबराए नहीं कि लेमिना कहाँ से आ गया, तो लेमिना उसके बाद में पेडिकल, आगे तो वर्टिब्रल बॉडी, और पेडिकल लेमिना पे आपका जो कनेक्ट हो रहा था वो आपका आर्क बना था, दैट इज वर्टिब्रल आर्क, तो लेमिना की तरफ, और हम बोलते हैं वर्टिब्रल आर्क की तरफ कनेक्टेड लेमिना ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा एडिंग इन द पोस्चर प्रिवेंटिंग एक्सेसिव फ्लेक्शन। ये भी फ्लेक्शन के लिए ही आपका हेल्प करता है, मतलब ज्यादा फ्लेक्स नहीं हो पाए बॉडी, तो उसमें भी ये मेनली हेल्प करता है। पर इससे कहां जो है वो आपका पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट है, क्लियर है। लिगामेंट के नेम याद रखें और इनकी लोकेशन याद रखें कि ये कहां पर लोकेटेड होते हैं, लिखिए फटाक से। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस नेम लिखे एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, और उसमें लिखे एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली बॉडी के सामने प्रेजेंट होता है, और फंक्शन क्या होता है, तो प्रिवेंट द हाइपर एक्सटेंशन, ये लिख ले। इसमें आप लिखिए पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी पे प्रेजेंट होता है, और फंक्शन क्या है, तो नीचे लिख ले प्रिवेंट द हाइपरफ्लेक्शन, बस इतना ही लिखे, सारी डिटेल से चीजें एक एक वर्ड नहीं लिख ले, टाइम को बचाएं थोड़ा। और ये दोनों वर्ड कहां से है, हाइपर एक्सटेंशन और हाइपरफ्लेक्शन, और इन दोनों में जो लिगामेंट है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट भी है आपके, दोनों ही लिगामेंट आपके स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है, तो एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, इसको एंटीरियर वर्टिकल लिगामेंट भी बोल सकते हैं, वो भी लिख ले, ये वर्ड भी लिख ले कि एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल, एंटीरियर वर्टिकल लिगामेंट, ये भी लिख ले, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल के लिए वर्ड आता है आपका लिगामेंट, और एक आता है हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, है ना, हॉरिजॉन्टल कॉल्ड है ट्रांसवर्स, तो लॉन्जिट्यूडिनल कॉल्ड है लॉन्ग एक्सिस, और लॉन्ग एक्सिस इज द वर्टिकल। ये दोनों वर्ड एग्जाम के अंदर और आपकी मेडिकल साइंस में हर जगह देखने मिलते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आपका हॉरिजॉन्टल है, कौन सा आपका लॉन्जिट्यूडिनल है, कौन सा वर्टिकल है, कौन सा ट्रांसवर्स, तो इनको भी कंफ्यूज नहीं रखें इनमें किसी प्रकार का। तो जब पढ़ाई करते हैं तो ये और कंफ्यूजन करते हैं, तो इमेज आप अच्छे से सर्च करके भी समझ सकते हैं, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बड़ी शानदार तरीके से आपके सामने इमेजेस आ जाएगी, है ना, तो एंटीरियर पोस्टीरियर ये जो आपका लिगामेंट फ्लेवम है, इनकी इमेज और क्लियर हो जाएगी, तो वहाँ पे अब 4-5 इमेज देखेंगे अलग अलग, तो वहाँ पे कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं है। कोशिश की जा रही है कि यहीं पे आपके मैक्सिमम डाउट कवर हो जाए, लेकिन फिर भी इमेज से आप थोड़ा बेटर सीख पाते हैं, तो 2-3 इमेज और देखेंगे आप पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड, तो आपकी चीजें और क्लियर हो जाएगी। इमेज स्टडी थोड़ी करें बच्चों, इमेज पे थोड़ा फोकस करें, है ना।
क्योंकि इमेज आपका माइंड थोड़ा ज्यादा कैप्चर करता है, तो इमेज स्टडी करें। अभी आपने जो लेमिना है पेडिकल है, तो उस इमेज देख ली तो आपके माइंड में वो छप गए कि कहाँ पे लेमिना प्रेजेंट होता है, कहाँ पे आपके पेडिकल स्ट्रक्चर है जिसको हमने पेडिकल बोला है आपकी वर्टिब्रल बॉडी के अंदर। तो इमेज से चीजें थोड़ी अच्छे से लर्न होती है, कोशिश करें उनको इमेज के थ्रू सीखे। हो गया? चलिए लिखिए, आगे वाले बच्चे थोड़ा स्लो लिखते हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलें। 3 लिगामेंट और अपने पास। इंटरस्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंट लोकेटेड लिगामेंट बिटवीन द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा लिमिटिंग द फ्लेक्शन, ये भी फ्लेक्शन के लिए ही आपका हेल्प करता है बेसिकली, उसको लिमिट करने के लिए। सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंट रनिंग अलोंग द टिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया टिप, ये स्पाइनस प्रोसेस, ये स्पाइनस प्रोसेस, इसकी ये टिप हो गई, तो टिप पे जो रनिंग करता है वो आपका सुप्रास्पाइनस है, इनके इन बिटवीन है वो आपका इंटरस्पाइनस है। तो इनमें भी कंफ्यूजन नहीं होना, ये इंटर है, ये आपका टिप वाला जो है यहाँ से जो चलता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सुप्रास्पाइनस। तो लिगामेंट रनिंग अलोंग द टिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस कनेक्टिंग द एडजेसेंट प्रोसेस एंड लिमिटिंग द फ्लेक्शन। इंटर ट्रांसफर से लिगामेंट, लिगामेंट कनेक्ट द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा, दिस इज द लेटरल बेंडिंग। क्लियर है कि लेटरल बेंडिंग, लेटरल फ्लेक्शन इस तरीके का तुम्हारा इधर वाला रोका है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, इसे होगा मेरे बॉडी का लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड का इंटर ट्रांसफर से, इंटर ट्रांसफर लिगामेंट मेरा इस तरफ की राइट साइड के फ्लेक्शन को, राइट साइड के लेटरल फ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है, समझे क्या। और इस साइड का है, ये मेरा राइट हो गया, तो राइट साइड का इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट मेरे को लेफ्ट साइड में ज्यादा फ्लेक्स होने से रोकता है। ये दोनों बातें याद रखें। तो इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, लिगामेंट कनेक्ट द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा रेजिस्ट लेटरल बेंडिंग, ब्रैकेट में लिख दे राइट लेटरल इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट और लेफ्ट लेटरल इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। और जो अभी मैंने ये इमेज बना के बताई है, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन सा लिगामेंट किसको प्रिवेंट करता है, ये तो इस चीजों को भी लिखें, करो बड़ा से नोट। इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये आईटीएल शॉर्ट फॉर्म लिखी है ना, ये क्या करता है आपका लेफ्ट साइड बेंडिंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन। और भाई सेकंड जो मैंने आपको बोला है कि अगर लेफ्ट साइड का इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या करेगा, राइट साइड की बेंडिंग मतलब एक्सेसिव बेंडिंग को ना, बेंडिंग को राइट बेंडिंग प्रिवेंशन। एक्सेसिव बेंड इस तरफ आप पूरी तरह से नहीं हो जाए, इस तरफ पूरी नहीं हो जाए, उसको जो बेंड करने वाला है वो साइड वाली दीवार है जो बांध के रखी है, वो आपके इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब कितना इजी लग रहा है ये सब, वरना आप डायरेक्टली पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं पढ़ सकते, वर्ड से मीन्स निकाले और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े। जैसे हमने ट्रांसफर प्रोसेस पढ़ा है और बाई इमेज हमने जाना है उसको, तो हमें पता चला कि ट्रांसफर प्रोसेस को ट्रांसफर प्रोसेस क्यों बोला है, कहाँ पर वो लोकेटेड है। अब आपके सामने वर्टिब्रा की ट्रांसफर प्रोसेस की इमेज क्लियर है, तो उसके बीच के लिगामेंट क्लियर है, बीच के लिगामेंट क्लियर है, तो उनके नेम क्लियर है और यही आपके सामने है, तो कितने इजी हो गए। इसी तरीके से कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े, पहले उसके वर्ड को जाने, उसके बाद में डिटेल से टिपिकलिटी की तरफ बढ़े। और ये जो लिगामेंट है इनको आप डायरेक्टली पढ़ते हैं तो बड़े टिपिकल लगते हैं, कभी भी याद नहीं होंगे। कॉलेज टाइम में तो हमने कितने टाइम इसको कोशिश की थी, बड़ी याद नहीं हुई। अभी आपके सामने रख देंगे तो आप इजीली इनको मीन से निकाल सकते हैं कि क्या इनका मीन्स है, कहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं, क्या इनका फंक्शन है। रिवाइज जरूर करें, अभी आपके माइंड में कंसेप्ट जो बने हैं वो थोड़े मजबूत हो जाए, रिकॉल करते रहे। कौन सा, हाँ क्वेश्चन ये जो नीचे बनाया ना, ये जो फर्स्ट और सेकंड का यही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको ट्यूसडे वाले पेपर में देने वाला हूँ लिगामेंट का, है ना। तो ये क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोगों के सामने कि कौन सा लिगामेंट किस तरीके से प्रिवेंट करता है। मेरी बॉडी ज्यादा हाइपर एक्सटेंड हाइपरप्लेक्स नहीं हो उसके लिए कौन सा रोल प्ले कर रहा है, मेरी बॉडी ज्यादा हाइपर एक्सटेंड नहीं हो उसको कौन प्रिवेंट कर रहा है। इमेज एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ट्रॉमा हो गया और पर्सन का एक्सीडेंटल ट्रॉमा और एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से आपका जो पोस्टीरियर लिगामेंट है या एंटीरियर लिगामेंट इनमें से वो ब्रेक डाउन हो गया, पर्टिकुलर नेम मेंशन कर दिया कि उसका एंटीरियर लिगामेंट टियर हो गया, तो उसी बॉडी के अंदर क्या abnormality देखने मिलेगी, तो पर्सन ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। और वहीं पे अगर पोस्टीरियर लिगामेंट ब्रेक हो गया ट्रोमा की वजह से, तो वो पर्सन ज्यादा फ्लेक्स हो जाएगा क्योंकि उसके पीछे जो बांधने वाली स्ट्रक्चर है वो टूट चुकी है। सिमिलर यहाँ की तरफ ट्रोमा हो गया तो वो पर्सन इस तरफ ज्यादा फ्लेक्स हो जाएगा, यहाँ की तरफ अगर इस तरफ ज्यादा फ्लेक्स हो जाएगा। यही बस क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और इनकी इमेज से क्वेश्चन जो मैंने इमेज आपको दिखा दी कि कहाँ पर कौन सा लिगामेंट लोकेटेड होता है, ये है। चलिए वाले बच्चे आप लोगों का भी कंसेप्ट हाँ बिल्कुल क्लियर करना है, कुछ भी डाउट लेके नहीं जाना है। चलिए अभी हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट, देयर इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हो गया, लिखिए बच्चों थोड़ा स्पीड में लिखिए, दोनों हाथ को ट्रेन कर ले, करें कोशिश करें, कोशिश करेंगे तो ट्रेन हो सकते हैं, है ना। होते ही है भाई, कुछ एक्सीडेंटल फिनोमेना हो गया, कुछ भी कंडीशन हो गई, 1% जो कि राइट डोमिनेंट है और उसका उसी हाथ में कुछ ट्रॉमा हो गया, तो वो किससे काम चला, लेफ्ट हैंड, उसी से खाना पीना उसी से लिखना सब कुछ काम होता है, तो अब प्रैक्टिस से कैसे नहीं हो सकता है ना। दोनों चीजें हैं, हो गया, सुप्रास्पाइनस हो गया, इंटरट्रांसवर्स हो गया, लिगामेंट ऑफ फ्लेमम हो गया, पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट हो गया, एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट हो गया। डन, चलिए ये इमेज होगी, इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, है ना। ये कौन सा अगला पोर्शन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क मींस है, वापस वही निकालेंगे वर्ड से, और क्या मींस बनता है, इंटर यानी इन बिटवीन, कहाँ पे वर्टिब्रा के और डिस्क, वर्टिब्रा के भी कहाँ पे, तो इनको और थोड़ा बेस्ट तरीके से हम बोलेंगे तो वहां पे क्या बोलेंगे, इंटरवर्टिब्रल बॉडी डिस्क। तो बातें नहीं अभी, बातें नहीं भाई,
बॉडी है, ये पोर्शन है, ये वर्टिब्रा है, सपोज कीजिए ये प्रोसेस हो गई है ना, ट्रांसवर्स प्रोसेस और आपकी स्पाइनस प्रोसेस, दूसरी वर्टिब्रा ये होगी, ये जो मेन पोर्शन है पाम वाला तेली वाला पोर्शन, ये क्या हो गया बॉडी। तो इस तरीके से तो ये जो पोर्शन होता है वो तो क्या रहता है, फ्री रहता है, इसके बीच में तो कोई कनेक्शन बेसिकली वर्टिब्रा इसका डिस्क नहीं होता, डिस्क आपकी यहाँ पे रहती है बीच में, डिस्क आपकी बीच में रहती है, और यहाँ पे तो आपके क्या लिगामेंट अभी हमने देख लिया सारे लिगामेंट, तो यहाँ पे जो बॉडी के बीच में पर्टिकुलर इस तरीके से बनती है आपकी डिस्क, वो कौन सी है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जानते हैं इसके बारे में, डिस्क से फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रक्चर फाउंड बिटवीन द बॉडी ऑफ द एडसेंट वर्टिब्रा फ्रॉम द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा टू सैक्रम। जो मैंने आपको बताया सेकंड से बोला है, इसने फर्स्ट से नहीं बोला है, तो सेकंड वर्टिब्रा के बाद में। अच्छा सेकंड से इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे C1 है, C2 है और C3 है, तो सेकंड से है, तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर नहीं है ना। सेकंड से ऐसा मतलब ये नहीं कि यहाँ पर प्रेजेंट है, सेकंड से हम लोग सेकंड और थर्ड के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं होती है ना। तो ये भी हम जानेंगे इनकी काउंटिंग, जो कल हमने देखा था कि इनकी टोटल काउंटिंग होती है वो 23 होती है, तो वो काउंटिंग अभी अपने यहाँ पे निकल के आएगी। लोकेटेड कहाँ पे होती है, तो डिस्क शेप की होती है, और जो कार्टिलेज होता है बेसिकली जो हम डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप के कार्टिलेज, वो हमारे सामने यहाँ पे बनेगा फाइब्रो कार्टिलेज। हालांकि जो कंप्लीट डिस्क होती है वो पूरी फाइब्रस की नहीं होती है, इसकी जो रिंग बनती है अभी हम डिस्क इमेज देखने वाले हैं, तो जो ये डिस्क है वो इस तरीके से होती है, और जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो इसका रिंग वाला पोर्शन बनाता है, वो फाइबर का पोर्शन होता है, इसलिए इसको जो बीच वाला पोर्शन होता है वो न्यूक्लियस क्योंकि सेंटर में है, और पल्पोसस यानी कि ये पल्पिला होता है, मतलब गुंडेदार होता है, स्पॉन्जी पोर्शन होता है, इसलिए वो जो बीच वाला पोर्शन होता है फाइब्रोसिस बोलते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस। ये सब डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। ये एनुलस फाइब्रोसिस, तो ये जो पोर्शन होता है वो फाइब्रस कार्टिलेज का होता है, और जो बीच वाला पोर्शन होता है वो न्यूक्लियस क्योंकि सेंटर में है, और पल्पोसस यानी कि ये पल्पिला होता है, मतलब गुंडेदार होता है, स्पॉन्जी पोर्शन होता है, इसलिए इसको पल्पोसस बोलते हैं। पल्पोसस मींस होता है गुंडेदार और पल्पिला और स्पॉन्जी। तो ये जो पोर्शन होता है वो न्यूक्लियस पल्पोसस, और ये जो पोर्शन होता है वो आपका कौन सा रहता है, कौन सा होता है, हाँ एनुलस फाइब्रोसिस। इनका मेन समझाएंगे, वर्ड थोड़े आपको टिपिकल लग रहे हैं। तो ये जो पोर्शन होता है वो आपका फाइबर से बना होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो डिस्क से फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रक्चर फाउंड बिटवीन द बॉडीज ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा की बॉडी और दूसरी वर्टिब्रा की बॉडी के बीच में प्रेजेंट होती है, डिस्क शेप की स्ट्रक्चर होती है, और कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द सेक्रम से कंटिन्यू रहती है आपकी कहां तक, सेक्रम के ऊपर तक, सेक्रम के ऊपर, सेक्रम और कोकिक्स के बीच में नहीं है ना, सेक्रम के ऊपर वाले पोर्शन तक जहां तक आपकी लंबा वर्टिब्रा रहती है वहां तक रहती है, इसलिए आपकी कितनी बनती है टोटल 23 बनती है, ये भी आपको याद रखना भी। और इसकी जो काउंटिंग है वो मैंने मेंशन करके है यहाँ पे, फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ द हाइट ऑफ ए टोटल वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की जो हाइट है वो 25% तक ये हिस्सा बनाती है, यानी कि जैसे हमने देखा कि लगभग 2 फीट की हाइट होती है, 2 फीट की होती है अडल्ट के अंदर आप खड़े हुई है, हाँ यस यू पीछे पीछे आप हाँ आपके आगे पीछे आप खड़े हुई, बस नंबर लिखना आपको ना, सर्वाइकल को आप सी भी लिख सकते हो है ना, और थोरेसिक को आप टी और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और देखिए लिख ले जो नेक बोन है, मिडिल नेक है, लोअर बैक है ना, ज्यादा डिटेल से लिखने में जैसे सर्वाइकल पूरा लिखेंगे, थोरेसिक का पूरा लिखेंगे तो टाइम आपका जाया हो सकता है, और आपकी स्पीड अच्छी है तो आप लिख भी सकते हैं, तो थोड़ा टाइम को मैनेज करके चलें, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ये जो इमेज है इस इमेज को हम समझ लेते हैं, और जो ये इमेज है आपकी इस तरीके से लेयर की, इस एंगल से लेयर की है, इस एंगल से लेयर की है, तो ये आपकी क्या होगी, एक वर्टिब्रा होगी, ये आपकी दूसरी वर्टिब्रा होगी, इसके बीच में आपकी डिस्क होगी, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक वर्टिब्रा है तो उस वर्टिब्रा को हटा के आपके सामने इमेज प्रेजेंट की गई है। ये जो इसके नीचे की तरफ है ये क्या है, वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल बॉडी होगी, इसके बाद में ये जो इधर आपकी प्रोसेस बन जाती है ट्रांसवर्स प्रोसेस, एक पीछे जो है आपकी वो स्पाइनस प्रोसेस है, इसके बीच में जो है वो आपका वर्टिब्रल फोरामिना है, और इस वर्टिब्रल फोरामिना से आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये जो नर्व आपकी निकल रही है जिनको स्पाइनल नर्व हम बोल रहे हैं, वो आपकी इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो हमने आज पढ़ा है वहां से ओरिजिनल के बाकी तरफ निकल रही है, नॉर्मल एनाटॉमी होगी, उसके अलावा मेन जो है आपका दैट इज डिस्क, तो ये आपकी डिस्क से होगी, इसलिए हम दो पोर्शन देख रहे हैं, जो बीच वाला है ये क्या है, पल्पोसस, पल्पोसस मतलब गुदेदार पोर्शन है, और क्योंकि ये सेंटर में लोकेटेड है, और सेंटर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पल्पोसस इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस मींस है सेंटर में, पल्पोसस मींस है स्पॉन्जी पोर्शन, जो ज्यादा शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है वो आपका यही करता है। ये इसका जो पोर्शन होता है बाहर वाली रिंग का, वो होता है इसको बाइंड करने का, इसको बाइंड करने का वर्टिब्रा को, एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा के साथ बाइंड करता है, लेकिन जो शॉक लगता है जब आप रनिंग में चलते हैं या दौड़ते हैं या अचानक से आपके पैर से शॉक लगता है, जो वो एब्जॉर्ब करता है, वह मेन रोल है आपके किसका, न्यूक्लियस पल्पोसस का, ये आपको याद रखना है। तो वो पोर्शन है पहला न्यूक्लियस पल्पोसस, और दूसरा आपका एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस मींस होता है रिंग, एनुलस जो वर्ड है उस वर्ड का मींस होता है रिंग, ये भी लिख ले थोड़ा, और फाइब्रोसिस मींस होता है क्योंकि ये फाइब्रस कार्टिलेज का बना है, इसलिए क्या बोला, एनुलस फाइब्रोसिस, दोनों वर्ड को रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों नेम दिया गया है, क्यों न्यूक्लियस बोला, क्यों पल्पोसस बोला, क्यों एनुलस बोला, क्यों फाइब्रोसिस बोला, चारों टर्मिनोलॉजी क्लियर है, चारों को अच्छे से याद रखें। न्यूक्लियस पल्पोसस बीच वाला स्पॉन्जी पोर्शन होता है, साइड वाला हार्ड पोर्शन होता है, और यही से एक और काम की बात बताते हैं, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क से हर्निएशन होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आपकी स्लिप होती है, तो मेनली जो होता है वो हर्निएशन, वो आपका ये वाला पोर्शन बाहर निकलता है पल्पोसस, ये जो पल्पोसस पोर्शन है यहाँ पे टीयरिंग हो जाती है क्योंकि ये तो चिपका हुआ है, ये तो चिपका हुआ है, इसका बीच वाला जो पोर्शन है कभी टीयरिंग होगी आपकी इस पोर्शन पे, ये कौन सा पोर्शन है आपका बाहर वाला, दैट इज एनुलस फाइब्रोसिस, ये टीयर हो जाता है, तो इससे ये जो पोर्शन है आपका न्यूक्लियस पल्पोसस ये बाहर आ जाता है, उसी की वजह से एक बीमारी बन जाती है, दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन। हर्निया हो गया एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गन का प्रोट्यूज होना हर्निया कहलाता है, और वो आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन के रूप में जाना जाता है, तो वो इसी पार्ट का होता है हर्निया मेनली, वो आपको याद रखना। क्लियर है चीज, चलिए इन वर्ड के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, इमेज के थ्रू हम समझ चुके हैं इन चीजों को। आउटर फाइब्रस रिंग, आउटर है बाहर की तरफ है, और फाइब्रस रिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, इनर पल्पी अंदर की तरफ है, पल्पी है, हाईली इलास्टिक है, तभी तो आप शॉक एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं ना, हाईली इलास्टिक है, सबस्टेंस दैट कॉल्ड द न्यूक्लियस पल्पोसस, ये आपके सामने है, इनका फंक्शन है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, हालांकि इसका फंक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं करता, फंक्शन जो मैंने आपको बताया वो लिख लें, डिस्क का कॉमन फंक्शन जो हम आगे देखेंगे, है ना। सेपरेटली फंक्शन लिखना चाहते हैं तो सेपरेटली अलग अलग लिख सकते हैं, कि आपका एनुलस फाइब्रोसिस है तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो मेन इसका फंक्शन क्या है, कनेक्टिंग, और वी कैन से आर्टिकुलेटिंग, है ना, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है आपका शॉक मतलब एज शॉक अब्जॉर्बर, यहीं पे लिख लेता है कि आप कंफ्यूज नहीं हो, कनेक्टिंग और वी कैन से आर्टिकुलेटिंग, आर्टिकुलेट करना, बांधना, वो आपका आउटर पोर्शन का काम है, शॉक को एब्जॉर्ब करना आपका इसका काम है, किसका, अपने बीच वाले पोर्शन का, दैट इज न्यूक्लियस पल्पोसस।
ये तो इमेज बना सकते, पूरा नहीं बनाए इमेज को, जस्ट इसको तो इमेज बनाए, लिखने बजाय इमेज बना ले, ऐसा स्ट्रक्चर राउंड बना ले और उस राउंड के अंदर एक और स्ट्रक्चर बना ले, इसको थोड़ा हाईलाइट कलर से जो भी आपके पास मार्कर पेन है, और इसको नेम लिख ले आपका क्या रहेगा, बार वाला एनुलस फाइब्रोसस इस तरीके से, और इसको आप वैसे नॉमिनेट कर ले न्यूक्लियस पल्पोसस एनपी, एनपी और एएल ऐसे याद रख ले। तो इमेज भी तो लिख लो ताकि चीजें आपको और अच्छे से रिकॉल हो जाए। नेम है थोड़ा मुश्किल हो सकता है रिकॉल होने में, बार बार आप याद करेंगे और मीन्स के साथ में जाएंगे कि क्यों बोला, पल्पोसस क्यों बोला, फाइब्रोसस क्यों बोला, तो और अच्छे से ये इजी हो जाएगा याद रखने के लिए। हो गया, इसमें ज्यादा लिखने का कुछ है नहीं, बस नेम लिख के वहाँ पे लोकेशन है, सेंटर में कौन सा है, आउटर साइड कौन सा है वो लिख के, और इनका एक एक फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो लिख ले, दो चीजें बस यही लिखना आप लोगों ने। अच्छा मैं बात करूँ कि लार्जेस्ट इंटरवर्टिबल डिस्क कौन सी होती है, तो कौन सी रहेगी, लार्जेस्ट इंटरवर्टिबल डिस्क तो ऑब्वियसली नंबर रहेगी, कोई डाउट नहीं है ना। और स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो सर्वाइकल, लेकिन कौन सी इन बिटवीन C2 एंड C3, हाँ ये याद रखना है क्योंकि C1 और C2 के बीच में नहीं होती है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में लिख लें, लार्जेस्ट में लिख लें नंबर इंटरवर्टिबल डिस्क एंड स्मॉलेस्ट में लिख लें आपकी जो सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल इंटरवर्टिबल डिस्क, ताकि कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो उसको भी आप सोल्व कर पाए। और वैसे लार्जेस्ट आपकी लंबी रहेगी है ना। हाँ बिल्कुल, एल पाइप एंड आपका S1, तो एल पाइप और S1 के जो बीच वाली है, अच्छा इनको नेम भी ऐसे दिया जाता है, एक नेम नहीं, एक वर्ड से नेम नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे लास्ट वाली है जो आपकी 1 से लेके 23 तक बनती है, तो 23 वाली कौन सी है, तो उसकी अगर नंबरिंग की मैं बात करूँ तो नंबरिंग में जो रहती है वो आप कैसे बनेगी, एल पाइप एंड आपकी कौन सी रहती है, सेकंड एल पाइप S1 इंटरवर्टिबल डिस्क, इस तरीके से इनका नेम बनता है, फॉर्म थोड़ा गहराई में जाए तो इनका नेम से बनते हैं। मैं ऊपर की बात करूँ सबसे टॉप वाली है, पहले नंबर की जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उसका क्या नाम होगा, तो वो रहेगी आपकी C2 एंड C3 इंटरवर्टिबल डिस्क, ये इस तरीके से जानी जाएगी है ना, वर्टिकल वाली जो है, तो ये और थोड़ी डिटेल की बात है, इनको भी याद रखें। तो किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंग इसका नेम दिया गया, क्लियर अभी। खास बात इनमें ये है कि ये एवेस्कुलर होती है, मतलब ब्लड सप्लाई के अंदर नहीं होती, आसपास की जो स्ट्रक्चर है और वो कौन सी है आपकी बॉडी, वहां से ये ब्लड और वी कैन से न्यूट्रिएंट वगैरह वहां से रिसीव करती है। कि दिस इज एवेस्कुलर रिले ऑन ब्लड वेसल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द वर्टिब्रा टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड रिमूव द वेस्ट, है ना, ये भी आपको याद रखना है। एवेस्कुलर होती है ये आसपास की स्ट्रक्चर वर्टिस के बीच में होती है, तो वर्टिब्रल बॉडी और वर्टिब्रल बॉडी की जो ब्लड सप्लाई आती है उससे ये न्यूट्रिएंट लेती है, उससे ऑक्सीजन लेती है, वहीं पर भी वहीं पे ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करती है, तो उस तरीके से भी आपको को याद रखना है कि एवेस्कुलर होती है। दूसरा जो मैंने कल आपको कहानी बताई थी वो नोट लगा के लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे कंप्लीट डे में द डिस्क कंप्रेस एंड लॉस द वाटर फ्रॉम देयर कार्टिलेज so that we are a bit shorter at night, मतलब at night है उसके बजाय आप लिखेंगे evening बेस्ट रहेगा यहाँ पे in the evening, while we are sleeping there is a less compression and rehydration occurs so that we are taller when we awaken in the morning, जो कि कल मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो ये सेंटेंस भी थोड़ा याद रखना। तो इतने कहानी लिखने की बजाय इसको क्या लिखेंगे आप शॉर्ट में इन सबको, कि हाइट जो होती है शॉर्टर है ना, शॉर्टेज हम बोल देंगे शॉर्टेज एट इवनिंग, एंड जो आपकी हाई होती है वो हाईएस्ट, हाईएस्ट एट अवेकनिंग है ना, एटी अवेकनिंग, बस इतना लिखा है। इसका सार ये है, इसका सार ये है, और यही आपको जो नोट्स बनाते हैं स्मार्ट तरीके से, जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसका एक्चुअल मींस क्या है, तो ये 5 लाइन का हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसका मींस ये है कि शॉर्टेज टाइप होती है आपकी इवनिंग, मतलब कि एट द बेड टाइम, इवनिंग को बेड टाइम, क्योंकि इवनिंग तो आपकी 5 बजे हो जाएगी, फिर आप 12 बजे तक बैठे हैं, समझ पा रहे हैं बात को, तो फिर आपकी जो शॉर्टेज टाइट है वो 12 बजे होगी, इवनिंग नहीं होगी, तो इसको बेस्ट कैसे बोल सकते हैं, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ बेड, या बेड टाइम रिक्लेस, क्योंकि जैसे आप सोते हैं तो फिर आपको रिलैक्स मिलता है, और जैसे रिलैक्स मिलता है तो रिहाइड्रेटेड होना स्टार्ट होती है, तो बेस्ट वर्ड आपका एट द टाइम ऑफ बेड इज द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एट द टाइम ऑफ द अवेकनिंग, मॉर्निंग के टाइम जब आप उठते हैं उस टाइम, ये आपको याद रखें। और सर दिन में सो गए तो, दिन में सो गए तो रिलैक्स मिल जाएगा, तो दिन में भी जिस टाइम सो रहे हैं उस टाइम हो सकता है थोड़ी आपकी कम हो, और जैसे उठेंगे आप तो उस टाइम थोड़ी ज्यादा हो, तो वो नॉर्मल आपका जैसे आप स्लीप पैटर्न होता है, मेन थिंग्स है कि रेस्ट मिलना चाहिए उनको। तो ऐसे में आप में से किसी की हाइट अगर थोड़ी कम लगती है और आपके छोटे बड़े बहन भाई चिढ़ाते रहते हैं, होता ही है, तो उनसे मेजर करना कब, सुबह के टाइम, अगर आपकी कम है तो उससे बताएं, देखो सुबह बताऊंगा या बताऊंगी कि मेरी हाइट तेरे से कम है, हालांकि उसकी भी बढ़ेगी, वो भी तो रेस्ट करेगा भाई, लेकिन मौका देखना कि जिस दिन वो रेस्ट नहीं किया हो तो उस दिन आपकी हाइट थोड़ी सी उससे बढ़ी, ज्यादा फर्क नहीं होता, ये जैसे एंटरटेनमेंट की बात बोली मैंने, ज्यादा ऐसा नहीं है कि 1-2 फुट तक बढ़ जाएगी, हल्का सा वेरिएशन आता है। बाकी जो हाइड्रेशन है इसीलिए आपको बोला जाता है कि वेल हाइड्रेटेड आपको रहना है ना, आपको वेल हाइड्रेटेड रहना, जितना ज्यादा वेल हाइड्रेटेड रहते हैं आपकी जो कोशिकाएं है वो तंदुरुस्त रहती है ना, स्वस्थ रहती है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहती है। तो हाइड्रेशन मेंटेन करके रहना, हाइड्रेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करके रखती है। खाना भले ही आप लंबे टाइम तक नहीं खाए, खाना है लेकिन नहीं खाए तो ठीक है, लेकिन पानी कंटिन्यू पीते रहे। अच्छा मैंने बोला था तुरंत बच्चे बहुत निकल के पानी पीने लगे, पी सकते हैं आप लोग ने, पीना है पानी, पानी पीते रहना बच्चों, हो गया, ज्यादा लिखने का नहीं है, ऊपर बस ये लिखना है कि एवेस्कुलर होती है, और दूसरा ये लिखना है, बाकी और क्या है इसमें डिटेल की बातें। चलिए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होगा, हो गया, लेकिन फिर आप ऐसे आवाज क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ, एक्सियल पेनिस हो गया, इसलिए
चलिए, एक्सेल फिनिश हुआ है आपका स्केलेटल सिस्टम नहीं। और अच्छा लिखना है, ओके ठीक है ना, आपका स्केलेटल सिस्टम नहीं हुआ है अभी तक। एक्सेल हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और कोशिश की गई है बड़ा शानदार तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें एक एक वर्ड को। और आप लोगों के जहन में भी अच्छे से बैठ गया, लेकिन बेटा कितने टाइम तक रहेगा वो डिपेंड करता है आप लोगों पे। तो रिवाइज करते रहे, बीच बीच में इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे करवाते रहेंगे हम, है ना। लेकिन ये भी रिवाइज करते रहे, और क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं है कि अभी हम अपेंडिकुलर सिस्टम स्टार्ट करें तो अपेंडिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अपेंडिकुलर में हो सकता है कि एक्सेल के क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाए। और अगला जो ट्यूजडे का पेपर आ रहा है, तो अभी जो हमने वीक में कवर किया वो तो आएगा आएगा। उसके अलावा उसमें कुछ परसेंटेज में आपके पहले वाले भी आएंगे जो लास्ट वीक में क्वेश्चन आ चुके थे, लास्ट वीक में जो टॉपिक पढ़ लिया। इसका मतलब ये है कि सारा ही रिवाइज करके रखना है, सब कुछ ही पढ़ के आना है आप लोगों को। और ऐसा नहीं कि इस हफ्ते में जो पढ़ा है बस वही मेजोरिटी वहां पर रहेगी। जैसे 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, इस बार हमारा कोर्स ज्यादा हुआ है, तो जैसे 30 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आपके इस वीक वाले और 10 क्वेश्चन आपके लास्ट वीक के, ताकि आप पीछे वाली चीजों को भूले नहीं, रिकॉल करते रहे, रिवाइज करते रहे। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ा था पहले, देयर इज एक्सेल स्केलेटल सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम। वहीं पे हमने देखा था अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि आपकी बॉडी का जो पेरिफेरल पोर्शन है, आपकी बॉडी का जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर है वो कौन बनाता है, आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल। और यही आपकी बॉडी को लोकोमोशन में हेल्प करता है। खास बात है आपके अपेंडिकुलर के लिए, लोकोमोशन मतलब क्या, मूवमेंट के लिए। अभी जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो मेनली असिस्ट कौन कर रहा है, मेरे लेग। और लेग किसके बने हुए, आपकी लेग बोन से, और लेग बोन आपका किस मारा, अपेंडिकुलर स्केलेटल में। तो स्केलेटल के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि अपेंडिकुलर दैट इज आल्सो नोन एज द पेरिफेरल स्केलेटल सिस्टम। बोन्स कितनी देखी थी टोटल में इसमें, अपेंडिकुलर में कितने देखे थे, 126 बोन से ये मिलकर बना होता है। 80 बोन आपकी किस्म होती है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। कौन कौन सी होती है, कौन को ऑल स्केलेटल क्या लिखा हुआ है, ये बनाता है ऑल स्केलेटल एक्सेप्ट एक्सियल स्केलेटल। मतलब एक्सियल स्केलेटल के अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका किससे मिलकर बना होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का। कौन सा, जो आपका एक्सियल के बाद में बचा हुआ है। अब याद रखें, इसी के अंदर आपकी ईओसाइकल्स आ जाती है। एक्सेल के अंदर ही नहीं, एक्सेल की बात करें, एक्सेल में आपकी एओसाइकल्स हमने कवर किए, एक्सेल में हमने हायोड बोन कवर किए, एक्सेल के अंदर हमने वर्टिब्रा, एक्सेल के अंदर हमने रिब केज, एक्सेल के अंदर ही हमने आपकी स्टेनम देखी है, वहीं पे आपकी क्रेनियल और फेसियल बोन। तो वो सारी बोन्स आपको याद रखना। दो खास बोन होती है जो लोकेटेड आपके सेंटर में होती है, हालांकि जो स्टेपुला है वो थोड़े से साइड में होता है। बाकी ये जो क्लेविकल है और स्टेपुला है जो आपके रिब केज के पीछे की तरफ साइड में रहता है, वो दोनों आपके याद रखना पार्ट होता है अपेंडिकुलर के। याद रखें हमेशा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि वो एक्सेल के पार्ट होते हैं, कभी भी वो एक्सेल के पार्ट नहीं होते। तो 126 कैसे बनती है बोन, एक बार रिवाइज करें तो 30 देन 30 30 प्लस 30 120, और रिमेनिंग दो बोन ये होगी पेल्विक बोन, और दो बोन ये, और दो बोन आपके स्टेपुला। तो टोटल आपकी 126 बोन बन जाती है। इस तरीके से रहेगी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड ग्रीडल्स बोन, ग्रीडल्स में आपके शोल्डर ग्रीडल्स आल्सो नोन एज द पेक्टोरल्स ग्रीडल्स, एंड दैट इज द सेकंड वन पेल्विक ग्रीडल। और पेल्विक ग्रीडल को हम क्या बोलते हैं, हिप ग्रीडल। देन आपकी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। बोन की काउंटिंग लिखना चाहते हैं, नोट्स लिखें इनका फटाक से। 126 टोटल काउंटिंग हो गया। और यहाँ पे ग्रीडल बोन की हम बात करें तो टोटल ग्रीडल बोन कितनी होगी, टोटल ग्रीडल बोन कितनी होगी आपकी, टोटल ग्रीडल बोन है, हाँ, तो ये दो ग्रीडल है। शोल्डर ग्रीडल है जो कि टोटल 4 बोन से बना है, पेल्विक ग्रीडल है 2 बोन, है ना। ये जो पेल्विक ग्रीडल, पेल्विक बोन को याद रखिए, शोल्डर ग्रीडल आप क्लेविकल वीक स्टेपुला याद रखिए। तो टोटल 6 बोन आपकी बनती है। तो ये आपकी 6 होगी, या फिर इनको अलग अलग लिखे तो ये आपकी शोल्डर में 2 होगी, और ये आपकी 2 होगी। देन इसके बाद में आपकी 30 इंटू 2, और ये आपकी 30 इंटू 2। समझ पा रहे हैं 30 इंटू 2 क्यों किया, ठीक है, लिखिए फटाक से। सही टाइम पे हमने फिनिश कर लिया है, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं किया है ना एक्सेल स्केलेटल में। और प्लस आप लोगों को नोट्स भी सफिशिएंट लिखने के लिए टाइम दिया गया है। मतलब हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है, अब आप लोगों की तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जैसे आपको पढ़ाएगा उस तरीके से आप याद रखें। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, खास बात, एमसीक्यू की प्रैक्टिस में किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करें, कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस को प्रायोरिटी पे रखें। एमसीक्यू ही है, और अलग अलग लेवल के अलग अलग टाइप के एमसीक्यू सोल्व करने की कोशिश करें। कभी छोटे से छोटे क्वेश्चंस, कभी बड़े से बड़े क्वेश्चंस, स्टेटमेंट के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं सभी को सोल्व करने की कोशिश करें। लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस रेगुलर करें। एमसीक्यू प्रैक्टिस में भी शेड्यूल बना सकते हैं कि जो आज टॉपिक पढ़ा है पर्टिकुलर उसी टॉपिक एमसीक्यू करेंगे, और एक टाइम के शेड्यूल में रैंडमली एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। 18 सब्जेक्ट के 10 में 20 25 क्वेश्चन जो भी आपको ठीक लगते हैं वो ले लेंगे, 18 सब्जेक्ट के उन सभी क्वेश्चन को हर रोज करेंगे, और एक स्लॉट में आज क्या पढ़ा है उसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। शेड्यूल बना सकते हैं आप लोग। पेल्विक पेल्विक के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इन नोमिनेटेड बोन, और उसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं शोल्डर के में स्टेपुला एंड क्लेविकल। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन नोमिनेटेड बोन, इन नोमिनेटेड बोन। और यहाँ पे क्या है आपका, क्लेविकल एंड स्टेपुला। हो गया। चलिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मेन मेन जो पॉइंट है पेरिफेरल इसको बोलते हैं 120। ये तो शायद आप लोगों ने उस दिन भी लिखा होगा ना, तो फिर क्यों लिख रहे हैं। चलिए, अभी अपने सामने नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी है, ग्रीडल। और ग्रीडल में पहला कौन सा है, शोल्डर ग्रीडल, आल्सो नोन एज द पेक्टोरल ग्रीडल। जैसे कि ये इमेज है, इसके अंदर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉडी की इमेज है। अच्छा, यहाँ पे बताइए कि ये वाला और ये वाला दो स्ट्रक्चर है, ये आपकी इमेज 1 है, ये आपकी इमेज 2 है, ऐसा मान लीजिए। तो इन दोनों में से एंटीरियर व्यू कौन सा है, फर्स्ट वाला, और पोस्टीरियर व्यू सेकंड वाला। ये दोनों आपको याद रखना। एंटीरियर व्यू है, क्यों एंटीरियरली आपको क्या दिख रही है, क्लेविकल दिख रही है, ये वाला। तो ये आपका एंटीरियर व्यू है, क्लेविकल इस तरीके से दिख रही है। और ये जो है आपका सेपुला है जो कि पोस्टीरियरली दिख रहा है। अच्छा, ये जो सेपुला है वो आपके रिब केस के अंदर होता है, बाहर होता है, पीछे तरफ, या रिब केस के अंदर की तरफ होता है। हाँ, तो ऑलवेज रिमेंबर कि रिब केस के अंदर जो होता है वो ओनली लंग्स और आपका हार्ट ही होता है, उनका राज होता है वहां पे। बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ आप फील करेंगे तो जो हार्डेस्ट पोर्शन फील होता है, इसलिए यहाँ पे आपको रिब्स फील नहीं होगी।
और यही रीजन होता है कि जो लंग साउंड दिखी जाती है वो पेरीफेरल में फील नहीं करते। लंग साउंड आपके यहाँ पे और इस जगह पीछे बीच में करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं करते? क्योंकि बीच में इससे ब्लड प्लेट आ जाती है, इसलिए बीच वाले पोर्शन में करता है लंग साउंड असेस। तो साइड में होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, लेटरल साइड में होते हैं आपके स्कैपुला होते हैं। तो स्कैपुला और ये जो है वो दोनों मिलकर आपका क्या बनाता है? शोल्डर ग्रिडल बनाता है। आपको अच्छा शोल्डर ग्रिडल अलग है, शोल्डर जॉइंट अलग है, इसको भी क्लियर रखना, मिस नहीं करें। ग्रिडल इन द सेंस कि मेन बोनी पोर्शन जो उबड़ा पोर्शन है, जैसे मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है ये बोनी पोर्शन है, मेरे को यहाँ पे ये फील हो रहा है ये बोनी पोर्शन है। तो ये जो बोनी पोर्शन है फील हो रहा है वो आपका ग्रिडल रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जो आपको फील होता है ना, यहाँ पे जो आपको फील होता है वो आपका कौन सा पोर्शन हो जाता है? दैट इज ए पेल्विक। और पेल्विक ग्रिडल, ग्रिडल मतलब उबड़ा पोर्शन जो आपको फील होता है, हार्डनेस जो आपको फील होती है। तो शोल्डर ग्रिडल और आपका पेल्विक ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल में कौन कौन सी होती है? तो 2 पेक्टोरल ग्रिडल होते हैं, मतलब दोनों साइड में एक ये दूसरा ये। दैट अटैच द बोन ऑफ द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटल। खास बात है कि अपर लिम्ब की बोन को कहां से कनेक्ट करता है? एक्सियल स्केलेटल के साथ में। कैसे कनेक्ट करता है? कौन करता है? आपकी क्लेविकल। इससे बोला तो जैसे साइड में रहता है, इससे बोला इतना रोल प्ले नहीं करता, बस ये ओलिस के साथ जुड़ जाता है यहाँ पे। लेकिन मेन जो कनेक्ट करती है वो आपकी ये कनेक्ट करती है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये आपकी एक्रोमियन प्रोसेस है। इसके बोला कि जो ये प्रोसेस होती है इसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। और ये प्रोसेस और यहाँ पे ये क्लेविकल के एंड, इसलिए यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा जॉइंट को बोलेंगे एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमिनो वर्ड बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, क्लेविकुलर वर्ड बोलते हैं क्लेविकल। और ये जो जॉइंट बना यहाँ पे, यहाँ पे आप फील करेंगे ये जो हल्का सा आपको बाहर दिखता है यहाँ पे, ये आपका एक्रोमियन प्रोसेस है। तो इसको कहाँ पे कनेक्ट कर रहा है आपके? ये क्या है आपका स्टेनम, और स्टेनम किसका पार्ट है? एक्सियल का। और यही यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन करके है कि 2 पेक्टोरल ग्रिडल दैट अटैच द बोन ऑफ द अपर लिम्ब, और वी कैन से अपेंडिकुलर स्केलेटल विद द और टू द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और एक्सियल स्केलेटल का भी कौन सा पार्ट और थोड़ा बात करें डिटेल से, तो वो आपका स्टेनम। स्टेनम का भी कौन सा है? तो मेनुब्रियम। मेनुब्रियम में भी कौन सा पार्ट है? तो क्लेविकुलर नोच, क्लेविकुलर नोच। क्लियर है? each pectoral girdle consists clavicle and a scapula। उसके बाद में पढ़ेंगे क्लेविकुलर और स्कैपुला के बारे में। ये आपके सामने जिस गिर्डल के बारे में लिखे इसको फटाक से। इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, बस लिख लें है ना। इमेज तो क्लेविकल और स्कैपुला के भी हम आगे और देखेंगे, और इस इमेज को फील करके भी आप आंसर बताने वाले हैं, है ना। यहाँ पे जब आप क्लेविकल को फील करेंगे तो क्लेविकल का ये जो मीडियल पोर्शन है ये उभरा हुआ है, तो ये उभरा हुआ ये कॉन्वेक्स शेप है, और यहाँ पे साइड में जाएगा तो ये इस तरीके से शेप लेती है, तो साइड में जाएगा तो वहाँ पे आपका कॉन्केव शेप बनेगा। आगे पढ़ेंगे डिटेल से क्लेविकल को, तो इनकी इमेज इतना ड्रॉ नहीं करें। ये जो बाहर वाली बोन्स है, हो गया ठीक है बच्चों, थोड़ी स्पीड में लिखें। अच्छा, थोड़ा जो आपका रिव्यू आया है एक चीज को लेके, मेरे मुंह से कभी कभार ऐसे वर्ड निकल जाता है जो आई थिंक नहीं निकलना चाहिए। मैं क्या थोड़ा फ्रेंकली आप लोगों के साथ हो जाता हूँ, और कुछ वर्ड ऐसे हैं कि आपको ठीक नहीं लगे, तो वो एक अपनत्व की बात होती है। और किसी भी पर्सन को आप जज करते हैं तो आप 4-5 आदमी में जज नहीं कर सकते बच्चों। तो जो रिव्यू बनता है आपके माइंड में उसको थोड़ा रखिए, आप लोग अपने ध्यान में रखिए कि एक्चुअल में चीज क्या है। हम 2-3 चीजों के साथ में एक दो वर्ड के साथ बना लेते हैं, तो ये एक अपनत्व की बातें होती है जो मैं कभी कभार टॉट के अंदर एक वर्ड बोल देता हूँ, ऐसे गुस्से में कुछ आपको बोल देता हूँ, तो उसको प्लीज पर्सनली नहीं ले। किसी भी स्टूडेंट को पर्टिकुलर नहीं बोला जाता है, और आपको हर्ट करके यार हमें क्या मिलेगा, है ना। तो उस चीज को बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं ले, उस चीज को बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं है कि सर ने हमें ऐसे बोल दिया, हम ऐसे थोड़ी है वैसे थोड़ी, बिल्कुल नहीं है आप लोग, है ना। क्योंकि आप लोग हमारे स्टूडेंट, अगर आप ऐसे अभी से हो गए, है ना, तो बिल्कुल भी को अदरवाइज नहीं ले। ये चीज मेरे को थोड़ी सी फील हुई है कि जहाँ पे मैं अपना तो दिखा रहा हूँ वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बुरा लगा है, तो बुरा नहीं माने प्लीज। आगे से ऐसे वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे। चलिए हो गया ये, चलिए अभी आगे फोकस करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल हमारा वेट कर रहा है, चलिए हाँ ठीक है, समझ गए बच्चों। आपकी आपकी क्लैपिंग से तो वो भी डांस करा देगा साइड में, चलो किस तरीके से घूम। अच्छा हाँ ठीक है भाई, बस बस यही रखना है आप लोगों को। लेकिन सच बता रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा अगर किसी को पर्सनली फील हुआ है, किसी को लगा है, तो सच में मैं अपनी अपॉलॉजी लेता हूँ आप लोगों को, उस वर्ड के लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि हो सकता है बुरा लगा हो। मैंने उसके बारे में थोड़ा सोचा था, सच बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ। चलिए यहाँ पे वापस, क्लेविकल बोन ऑल्सो नोन एज द ब्यूटी बोन। चलिए क्लेविकल बोन जो आपके शोल्डर गिर्डल का पार्ट बनाती है, दो होती है, इसी को क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन बोलते हैं। पता नहीं क्यों बोला गया है, लेकिन ब्यूटी बोन बोलते हैं। और कॉलर बोन इसको बोलते हैं। कॉलर बोन तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो कॉलर होती है उसके लिए कॉलर बोन, और इसी को ही की बोन, मतलब की है। की क्यों बोला है? क्योंकि ये चाबी की तरह इन द सेंस आपके ये जो सिस्टम और ये जो सिस्टम उसको अच्छे से बांध के रखती है, अगर ये खुल गई तो सिस्टम बिगड़ जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका की बोन इसलिए जानी जाती है। तो की बोन, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, क्लेविकुलर बोन, और एक मात्र ऐसी बोन जो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में ट्रांसफरली लोकेटेड होती है। तो ट्रांसफर बोन ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटल, ये खास बात है जो मैंने बोली है वो अब लिखी हुई है आगे। पेड़ होती है सिलेंड्रिकल और एस शेप, दोनों शेप लिखिए, सिलेंड्रिकल और एस शेप। ऐसे मतलब लगभग आपको ऐसा दिखेगा अभी इमेज है ना, एस शेप इन द सेंस आप देख पा रहे हैं, है ना। ये मुन्ना टूटेगा नहीं अभी तो, है ना, ये इस तरीके से ये आप देखेंगे, है ना। तो ये जो शेप हमने खींचा है वो कैसा एस शेप है, तो यहाँ पे आप फील करेंगे तो इस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या है? एस शेप। तो एस शेप की ये बोन है सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल इन द सेंस कि ये जो होती है वो आपके फिंगर की तरफ ठीक होती है हल्का सा, तो ये आपका सिलेंड्रिकल एक शेप बन गया। इसकी थिकनेस की हम बात करें तो बाकी यहाँ पे ये एस शेप की बनती है, इतना याद है रखिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी जो हाइट होती है, आई मीन लेंथ होती है, हाइट क्यों नहीं बोला, लेंथ क्यों बोला, इसलिए मैंने हाइट वर्ड को तुरंत चेंज किया कि लेंथ होती है। हाइट मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर, लेंथ मतलब आपकी डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो लेंथ इसकी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आपकी 15 सेंटीमीटर किसकी थी? 15 सेंटीमीटर किसकी थी हमारी? सेनम की। हाँ, तो 15 सेंटीमीटर की होती है, उसी तरह ये भी आपकी 15 सेंटीमीटर की होती है। 15 सेंटीमीटर 150 mm, आधा फीट, सभी चीजें याद रखें।
दोनों की एक ही, दोनों के बच्चे। अच्छा ये भी डाउट हो सकता है, पर्टिकुलर एक बोन की प्रोस्पेक्टिव से हम बात करें तो ये आपकी एक जो है, ये आपकी एक, ये ऐसे की जो है एक 15 है तो दूसरी आपकी 15, तो आप यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे तो वो भी आपका 30 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग दोनों बोन की हाइट आपकी निकल के आती है। वेरियस करती है, वापस वही बात आती है, जिसका जो यहाँ का जो चेस्ट है और आपका जो वी कैन से रिकेज है उसकी साइज छोटी है तो क्लेविकल लेंथ छोटी हो सकती है, जिसकी ब्रॉड है उसकी ब्रॉड हो सकती है, वेरियस करती है। एक एवरेज जो डाटा है वो अप्रोक्स है, इसलिए वर्ड जो लिखा होता है वो लेंथ, जो लेंथ लिखी है बीच में लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर अप्रोक्स है। इसका मतलब है कि लगभग मतलब 15 से हल्की फुल्की ज्यादा हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। नोट लिखा ओनली लॉन्ग बोन इन द बॉडी दैट लाई हॉरिजॉन्टली, और इसी को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्ली, लाई ट्रांसवर्ली, ट्रांसवर्ली लेती है, हॉरिजॉन्टली लेती है एकमात्र ऐसी बोन जो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन। बाकी देखेंगे तो ये जो बोन है ये आपके ऐसे किस तरीके से है, लॉन्जिट्यूडनल है, ये जो बोन है वो लॉन्जिट्यूडनल है, और ये जो बोन है इनका तो कोई शेप ही नहीं है, बेसिकली पेलिक बोन है और प्लेट बोन है तो आपकी पूरी एरिया को कवर करिए, ब्रॉड बोन है। बाकी ट्रांसवर्ली है इस तरीके से जो लोकेटेड है आपकी हॉरिजॉन्टली जो लोकेटेड है वो आपकी कौन सी बोन है। अच्छा बॉडी में यही होती है, और भी होती है बोन जो ट्रांसवर्ली लोकेटेड होती है, और भी होती है बोन। अच्छा हॉरिजॉन्टल इसमें ओलर बोन की बात कर रहा हूं, 200 जो हड्डियां होती है इंक्लूडिंग द एक्सेल स्केलेटन आल्सो, तो कौन सी होती है वो। अरे हाँ अभी तो पढ़ा है हमने, रिब्स होती है ना, ये क्या है, रिब्स आपकी हॉरिजॉन्टली से लोकेटेड है, तो कहां इतना ख्याल में जा रहा है पता नहीं, सिंपल सा रिब्स आपकी होती है। चलिए नोट करिए फटाक से इन चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी ज्यादा सोचने लग जाते हैं। एक्चुअली हमारी माइंड मेंटलिटी है ही ऐसी, हम क्या करते हैं कि जब नोटसेट का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे कोई छोटा क्वेश्चन आता है तो उसको देख के हम जानबूझ के गलत करते हैं। नोटसेट ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकता है, ऐसे सोच के हम कुछ भी सोच लेते हैं और कुछ भी सोच के कुछ भी टिक कर देते हैं, फिर कुछ भी रिजल्ट आ जाता है, कुछ भी आप कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो ज्यादा नहीं सोचे, जहां जरूरत है वहां पे सोचे, जहां जरूरत है वहां कम सोचे, है ना। दोनों चीजें रखिए, आपको हर तरीके से ट्रेन किया जा रहा है, बहुत एडवांस भी सोचना है लेकिन जरूरत के अकॉर्डिंग। हो गया। हाँ नोट्स लिखना है बच्चों, लिखे हुए तो भी एक बार पॉइंट टू पॉइंट लिखना था कि आपका रिवीजन हो जाए। हो गया तो उसको रोक देते हैं, वो थक जाएगा, है ना, कब से घूम रहा है वो। आपकी एलईडी में दिखता है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए अब पर्टिकुलर हम क्लिनिकल के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लिनिकल का इंट्रोडक्शन था आपके सामने, अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उन पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सिंपली पार्ट को हम कैसे रिमेंबर करेंगे कि आपके क्लिनिकल यहाँ पे लोकेटेड है, अभी आपने देख लिया अच्छे से, इसमें से बातें नहीं अभी आगे देख लें। जो क्लेविकल है वो मीडियल लोकेटेड है, मीडियल पोर्शन ये है आपकी बॉडी का, लेटरल पोर्शन ये है, तो जो बोन मीडियल है क्लेविकल का मीडियल पोर्शन ये वाला, तो ये मीडियल पोर्शन हो जाएगा, और क्लेविकल का जो आपकी बॉडी के लेटरल एस्पेक्ट में वो आपका लेटरल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो मीडियल पोर्शन है आप टच करके आप फील करोगे अपनी बोन तो उभरी हुई है, और ये जो उभरी हुई है वो आपकी कॉन्वेक्स से बनाई है, और फिर यहाँ जाके ऐसे गड्ढा बन रहा है तो वो कॉन्केव से बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मीडियली पार्ट है, जो मीडियली पार्ट है वो तो कैसा है, कॉन्वेक्स शेप का है, और जो लेटरली है वो कैसा है, कॉन्केव शेप का। ये भी आपको याद रखना। बाकी पार्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी नोच होती है, कौन कौन सी और स्ट्रक्चर्स में देखने मिलती है। मीडियल आप हो गया, दैट इज कॉन्वेक्स एंटीरियरली, दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, कॉन्वेक्स है और एंटीरियरली आगे की तरफ कॉन्वेक्स है, पीछे से आप देखेंगे तो कॉन्केव दिखेगा। वापस वही कल वाली बात आ गई, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो। आगे से आप देख रहे हैं तो ये कैसा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप है, आपको यहाँ पे फील कर सकते हैं, और यहाँ पे जाएंगे तो बीत रही है ऐसे गड्ढा बन जाएगा, फिर यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे साइड में कैसा है, एंटीरियरली कॉन्केव है, दैट इज लेटरल हाफ। आधा हाफ आपकी मीडियल है, ये सिर्फ वो आपके किस शेप का है, दैट इज कॉन्वेक्स है, दैट इज लोकेटेड एंटीरियरली, एंड लेटरल हाफ इज द कॉन्केव और एंटीरियरली। मीडियल एंड, मीडियल एंड है उसको क्या बोलेंगे, स्टेनल एंड। कोई डाउट नहीं है क्यों बोला, क्योंकि स्टेनम के साथ नहीं पता है, तो राउंडेड एंड आर्टिकुलेट विद द मेनुब्रियम ऑफ द स्टेनम। मेनुब्रियम बनाया यहाँ पे स्टेनम का, कौन सा, मेनुब्रियम का, और मेनुब्रियम में भी कहाँ पे, क्लेविकुलर नोट से। तो राउंडेड जो पार्ट होता है आपका हिस्सा किसका, आपके क्लेविकल का, वो कनेक्ट होता है आपके मेनुब्रियम के क्लेविकुलर नोट से, और एक जॉइंट बनाता है, दैट जॉइंट इज नोन एज द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टेनो फॉर द स्टेनम, क्लेविकुलर फॉर द क्लेविकल, और इनके बीच में जो ये जॉइंट बनता है यहाँ पे, यहाँ ऊपर की तरफ, तो ये जो जॉइंट बनता है यहाँ पे आप फील करोगे तो वो कौन सा बनता है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। क्लियर है ये वर्ड। देन लेटरल एंड की बात करें तो लेटरल एंड जो होता है वो एक्रोमिनल एंड के रूप में जाना जाता है। एक्रोमिनल एंड, एक्रोमिनल जो वर्ड है वो यहाँ पे स्टेपुला का है, क्योंकि स्टेपुला का जो ये प्रोसेस होती है इस तरीके से, ये स्टेपुला पढ़ेंगे तो ये जो उभरा पोर्शन होता है ये वाला, है ना, तो ये उभरा जो पोर्शन होता है उसको एक्रोमिनल प्रोसेस बोलते हैं। तो एक्रोमिनल प्रोसेस आपके स्केपुला का पोर्शन होती है, और उसके साथ में जाके यहाँ पे इस तरीके से ये वाला, इसके साथ में जाके यहाँ पे जुड़ता है, ये जो आपकी बोन होती है यहाँ पे ऐसे आती है, इसलिए आप बोलोगे कि सर क्लेविकल एंटीरियर लोकेटेड होती है और स्केपुला यहाँ पे लोकेटेड होता है, ये यहाँ पे कैसे जाता है, ये भी डाउट। यहाँ पे पीछे जो जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है आपको जब फील कर सकते हो, तो ये एक्रोमिनल प्रोसेस है, इसके यहाँ पे यहाँ पे जो जुड़ती है वो आपकी इसका एंड और लेटरल एंड, जिसको मैं क्या बोल दिया, एक्रोमियन एंड। क्यों बोला, क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ये आर्टिकुलेट होता है, आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला टू फॉर्म द एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट, या इसी को हम और थोड़ा बोले तो क्लेविकुलर स्केपुलर जॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, स्केपुला का पार्ट है और पार्ट को लिया है इसलिए एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, फटाक से इसको लिखे। इसके पहले थोड़ी एक बार इमेज देख लेते हैं ताकि आप बहुत लिख लोगे इसको। इमेज के अंदर जो लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है वो आपका सुपीरियर है, व्यू है, ये जो व्यू है आपका पोस्टीरियर व्यू है। एक मिनट इसको थोड़ा मेरे को भी समझना पड़ेगा किस तरीके से है। हाँ, ये आपका एक्रोमियन एंड है, और ये जो व्यू है इस तरीके से, इससे थोड़ी सी जो इमेज इस तरीके से होगी, क्योंकि ये जो उभरा पोर्शन है ये तो कौन सा हो गया आपका मीडियल एंड, इसलिए तो ये कौन सा स्टेनम लिखा हुआ, तो स्टेनम एंड और मीडियल एंड ये आपका ऐसे लोकेटेड है, तो ये इस तरीके से व्यू है, यहाँ पे सुपीरियर व्यू ऐसे होगा इस तरीके से, यहाँ पे इसको थोड़ा इमेज बनाने वाले उल्टा बना दिया, इस तरीके से व्यू है ना। तो ये जो व्यू है आप देखोगे ये जो उभरा पोर्शन है आपका यहाँ पे होगा मीडियल, और ये जो डिफ्लेक्ट पोर्शन है और ये जो एंड है बाहर वाला है एक्रोमियन की तरफ है, इसलिए यहाँ पे एक्रोमियन एंड लिखा हुआ। तो इस इमेज के थ्रू ऐसे याद रखिए, तो ये जो है वो आपका अंदर की तरफ गया हुआ है, दैट इज लेटरल पोर्शन, और आल्सो नोन एज एक्रोमियन एंड। मीडियल पोर्शन जो हल्का सा उभरा हुआ है बाहर की तरफ, बाहर का, दैट इज नोन एज आल्सो एक्सटर्नल एंड और मीडियल एंड। ये इमेज आपको इस तरीके से याद रखना। इनको लिखिए फटाक से,
ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं तो और हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो स्पेसिफिक देखिए कम देखिए, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कुछ भी डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए 7 महीने लिखिए, अलग-अलग लिखने के बजाय है ना, मीडियल एंड लिखिए, चैनल एंड लिखा हुआ, फिर मीडियल हाफ लिखिए और एक साथ लिखिए। या आप अभी तक लिख चुके होंगे, जैसे भी आप लिखना चाहें लिखिए, कम लिखिए, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ज्यादा डिटेल से नहीं लिखिए। जॉइंट खास है, जॉइंट को लिखना है, बिल्कुल एग्जाम के क्वेश्चन है दोनों, है ना? यहाँ से हो सकता है कि एग्जाम क्वेश्चन आए नहीं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? इन दोनों जॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बनाते हैं, कौन से जॉइंट कहाँ बनता है, किस-किस के साथ में बनता है, कैसा इनका नेम है ना? लेटरल एंड पे कौन सा जॉइंट है, मीडियल एंड पे कौन सा जॉइंट है, लेटरल एंड पे कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, दोनों में से लेटरल एंड पे कौन सा होगा, लेटरल एंड पे आपका ही होगा, और एक्रोमिन के साथ में है तो एक्रोमिन ऑफ क्लेविकुलर जॉइंट, है ना? मीडियल एंड पे ये वाला, तो लेटरल पहले, मीडियल पहले, ये भी आपको याद होना जरूरी है। चलिए सब ये लेटरल है और ये मीडियल है। और ये जो आपके सामने नोट्स है, ये जो नोट्स प्रिपेयर किए गए, कम से कम 4-5 बुक लेके प्रिपेयर किए गए, है ना? आपकी रोशन विल्सन है, वहां से है आपके सर्च करके जो डाटा लिया हुआ है, प्लस जो आपकी टोटो चलती है, जो एमबीबीएस की जो बुक्स होती है, वहां से तो चार चार के आपके सामने नोट दिए गए, बहुत सारी डिटेल्स में भी नहीं है कि पूरा ही इतना गहराई में हम जाए, उतना भी नहीं जाएंगे क्योंकि इतना आपके काम का है नहीं, और उतना सुपरफिशियल भी नहीं है कि सर एग्जाम में तो ये आता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वैसा भी नहीं है। तो एक मिनी जो चीज होती है वो हमने आपके सामने रिप्रेजेंट की है और आपको ये चीज को नोट भी कर पा रहे हैं। अगली जो आपके बुकलेट प्रिंट हो रही है, उन प्रिंट के अंदर ये नोट्स आने वाले हैं, और फिर अगले टाइम स्लाइड्स पढ़ेंगे तो कुछ और इसमें पॉइंट एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे, एड ऑन मिलेंगे, है ना? तो अपडेटेड होते रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन अपडेट हुआ था, आपने कल उसके 2 बार आंसर देख लिया था, आपके जहन में था कि यही आंसर होगा, लेकिन उसका आंसर बदल चुका था। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं क्या, वो खड़े होकर बोले, समझ नहीं आएगी, कोविड की बात कर रहे हैं, वायरस की कुछ बात कर रहे हैं, तो यार मैं कम सुनता हूँ, थोड़ा खड़ा होकर बोले, एक बंदा बोले, मेरे को पीछे ही आना पड़ेगा। हाँ बताइए कौन सा वायरस है यहाँ पे, है आपके पास वायरस? अच्छा कोई नया वायरस हुआ, चलिए उससे अपडेट आपको मिल जाएगा, मेरे को भी आइडिया नहीं है, अपडेट आपको दे दी जाएगी, हाँ वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए ये हो गया मेरे सामने, और इसके अंदर जो डी पॉइंट है, डायग्राम देख लिए, हमें ये पोर्शन पूरा करना है, इससे पूरा भी देखना भी टाइम अपने पास, ये आपके सामने इमेज है, इसका जो अगर हम थोड़ा पीछे से व्यू देखते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको हम कोस्टो क्लेविकल डी पॉइंट भी बोल रहे हैं, कोस्टो क्लेविकल लिगामेंट के लिए अटैचमेंट होता है, कोस्टो क्लेविकल, हमें वर्ड बोल रहा हूँ सुन लो, कोस्टो यानी, कोस्टो यानी क्या, कोस्टो यानी रिप्स, क्लेविकल, और इन दोनों का जो बांध के रखता है वो एक लिगामेंट, उसका अटैचमेंट पॉइंट है, वो वहाँ पे मेंशन कर रखा है, और इधर एक प्रोसेस है जिसको फोनोइड प्रोसेस बोला, पता नहीं नेम कहाँ से दिया है, लेकिन है फोनोइड प्रोसेस, है फोनोइड प्रोसेस, एक उभरा हुआ पोर्शन है, दैट इज अ फोनोइड प्रोसेस। चलिए ये आपका आ गया नेक्स्ट स्केपुला, हम देख पा रहे हैं कितनी सुंदर बोन्स है आपकी स्केपुला की, स्केपुला प्लेट है, ट्रायंगुलर की बोन है ना? और इसको क्या बोला हमने, शोल्डर ब्लेड फ्लेट होती है, लार्ज फ्लेट क्यों बोला, क्योंकि वो होती है लार्ज है, ट्रायंगुलर एंड फ्लेट बोन होती है, फ्लेट बोन के अंदर कंसीडर किया जाता है, जो शेप इनका वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, फ्रॉम द बेक ऑफ द शोल्डर गिडल का बेक वाला पोर्शन बनाती है, situated in the superior part of the posterior thorax between the level of the second and the seventh ribs। खास बात ये है कि कहां पे लोकेट होती है, सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर थोरैक्स, सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर थोरैक्स, तो सुपीरियर पार्ट के साथ साथ यहाँ पे लिखे सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर, यहाँ पे लिखे एक बार पोस्टीरियर लेटरल थोरैक्स, क्योंकि सुपीरियर है ठीक ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर है तो आपकी ये तो यहाँ भी हो सकता है ना, पीछे की तरफ ऊपर की तरफ कौन सा, यहाँ पे सुपीरियर है, ऊपर की तरफ है, पोस्टीरियर पीछे तरफ है, और लेटरल है साइड में, आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो है आपकी इस तरफ है, जब इधर ये देखो ये वाली यहाँ पे है ना, तो ऊपर है, साइड में है और पीछे की तरफ है, वो आपकी वर्ड क्या बना है यहाँ पे, सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लेटरल थोरैक्स बिटवीन, और थोड़ा और डिटेल से बोला गया है, तो बिटवीन द सेकंड एंड सेवन रिब्स, जो कि आपकी ट्रू रिब्स है, उसके बीच मतलब एक लोकेशन बताई गई है कि कहां पर ये पीछे तरफ आपका रहता है, तो बिटवीन द सेकंड एंड सेवन रिब्स, ये भी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखें इनको भी। स्टेपुला शोल्डर ब्लेड, अच्छा नंबरिंग भी लिखते हैं, वैसे एग्जाम में तो गलत नहीं करेंगे, लेकिन जो है वो कितनी है पेड है, और ब्रेक में 2 लिख लें कि स्टेपुला 2 बोन होती है आपकी, एक राइट साइड में एक आपकी लेफ्ट साइड में। अच्छा लेफ्ट राइट में भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लेफ्ट हैंड यूजुअली आप कैसे याद रखते हैं कि जो आपका हार्ट होता है वो इस तरफ लोकेटेड होता है ना? अब ये भी नहीं पता तो फील करके देख लेंगे हार्ट किस तरफ बीट कर रहा है, वो आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है? तो लेफ्ट साइड ही है, राइट साइड है, लेकिन लेफ्ट और राइट आप कब डिसाइड करें, जब आप एंटीरियरली देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, पोस्टीरियर देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जब आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करते हैं यही पटक जाते हैं आप लोग, है ना? तो एंटीरियर व्यू के अंदर ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है, पीछे से आप देखेंगे तो उल्टा घूम जाएगा, है ना? मैं से घूमता हूँ तो फिर ये वाला जो है वो आपका लेफ्ट हो गया, जबकि ऐसे सामने है तो ये आपका राइट है, तो एंटीरियर प्रोस्पेक्ट पूछा है या पोस्टीरियर पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना, हो गया? देखिए इसका कुछ और पोर्शन है वो भी हम साथ में कवर कर लेते हैं, फिर हमारा शोल्डर की डिटेल हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम आगे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे 1-2 क्लास में आपकी इसकी एनाटॉमी को फिनिश करें, और फिर हम बढ़ेंगे डिजीज कंडीशन की तरफ। 1-2 क्लास में तो नहीं होगी क्योंकि वो थोड़ी डिटेल एनाटॉमी है ना? उसके अलावा फिर आपकी बोन्स हम पढ़ेंगे, बोन्स नहीं पढ़ी अभी डिटेल से हमने, तो बोन्स पढ़ेंगे, बोन्स की जो स्ट्रक्चर है,
बोन को खोल के उसको तोड़ के उसके अंदर की एक एक चीजें जानेंगे कि लेमिना क्या है, लेक्यूनाई क्या है, ट्रेबिकुलाई क्या है, हेवेसियन सिस्टम क्या है, ओस्टियोन क्या है ना, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। और उसके अलावा बाद में फिर हमारे जॉइंट रहता है, मैंने एक क्लास आपकी जॉइंट ले जाएगी है ना, जॉइंट सिचुएशन बनता ही है, अलग अलग क्लासिफिकेशन जो यूज करते हैं वहां से, उसके बाद में फिर हम डायग्नोसिस वगैरह देखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस। और ये याद रखें, एक्रोमियन जो प्रोसेस होती है वो कहां पे लोकेटेड होती है, आपकी लेटरल एंड पे, इसलिए ये है एक्रोमियन प्रोसेस ये है। और ये कौन सा एंड आपका, लेटरल एंड, मिडिल एंड नहीं है, ये लेटरल एंड। तो आपका लेटरल एंड पे क्या रहती है, एक्रोमियन प्रोसेस। लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन प्रोजेक्ट इज द फ्लैटेड एक्सपेंडेड प्रोसेस आर्टिकुलेट पॉइंट ऑफ द एक्रोमियन एंड ऑफ द क्लेविकल, और टू फॉर्म द जॉइंट, दैट जॉइंट इज नोन एज द एक्रोमिनो-क्लेविकुलर जॉइंट। ये आपके सामने इसकी इमेज है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी साइड का स्टेबुला है, राइट या लेफ्ट है, तो नहीं, एंटीरियर व्यू है, ये व्यू एंटीरियर है, लेकिन ये स्टेबुला आपका राइट है या लेफ्ट है, लेफ्ट है, पक्का लेफ्ट है, लेफ्ट साइड रहेगा, श्योर। एक बार और देखो इमेज को, मतलब अरे कुछ शर्म करो, इतना जल्दी बदल जाते हो आप लोग, लेफ्ट करके राइट की तरफ। एक्रोमियन प्रोसेस है, अभी मैंने बताया इसलिए कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है वो आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूज कर देता है। सिंपली क्या बोला, एक्रोमियन जो है वो आपके लेफ्ट लेन पे है, और यहाँ पे देखो कि लेफ्ट लेन कौन सा है। अगर मैं इसको सपोज आप जो बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड का, अगर आप इसको लेफ्ट मान लेते हो, आप किस तरीके से देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं और लिखा भी है ये एंटीरियर व्यू है, आप सामने से देख रहे हैं, और यहाँ पे एक अगर इसको आप लेफ्ट बोल रहे हैं, मतलब आप मेरे को देख रहे हैं, ये सपोज मेरा सप्लाई है, तो मेरा सप्लाई है, तो यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पे छोड़ रहे हैं आप लोग, तो ये लेफ्ट कैसे होगा, राइट साइड का, ऑब्वियसली इस तरीके से यहाँ पे मैं आ गया, ये लो, तो ये एक्रोमियन प्रोसेस होगी, और ये मेरा क्या है, राइट साइड का एंटीरियर व्यू, आप सामने से मेरे को देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, राइट साइड का हो गया। ये राइट है, लेफ्ट नहीं है, एंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू नहीं है, क्लियरली हिंट लिखा हुआ वहां पे, गलत मत करो भाई। चलिए एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट बना देता, लिखो इसको फटाक से, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, ये जो एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सरफेस में आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे ये है, तो ये इसकी सरफेस कौन सी बन जाएगी, अच्छा कुछ बच्चे लिख रहे हैं, ये जो सरफेस है वो बन जाएगी आपकी इधर वाली, कौन सी सरफेस है, ये मीडियल सरफेस है। ये कौन सी बन जाएगी आपकी लेटरल सरफेस, ये कौन सी बन जाएगी सुपीरियर सरफेस, है ना। और ये जो नोच है वो आपका एंगल बन रहा है, तो ये सुपीरियर एंगल बन गया, यहाँ पे इंफीरियर एंगल बन गया। तो ये कुछ खास बातें नहीं है, ये जस्ट एक अभी जैसे मोर्फोलॉजिकल लैंडमार्क देख रहा है यहाँ पे, वही है मेन जो स्ट्रक्चर है वो आपकी एक्रोमियन है। ये प्रोसेस है जिसको केराकोइड प्रोसेस बोलते हैं, और पास व्यू उसकी एक और इमेज देखेंगे, ग्लिनोइड कैविटी। ये कैविटी आपको इस तरीके से इसलिए नहीं दिख रही, जब इसको हम ऐसे घुमा देंगे, जिससे पूरा उसको ऐसे घुमा देंगे यहाँ पे, तब आपको कैविटी दिखेगी, है ना। आई थिंक अभी इमेज में ये देखो, ये जो इमेज है इसमें आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये आप इस तरीके से जब देख रहे हैं तो यहाँ से आपको दिख रही है, तो ये आपकी क्या है, ये कैविटी है, दैट कैविटी इज नोन एज द ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड है हाँ, क्योंकि एसिटाबुलम तो आपकी यहाँ पे रहती है, इनमें भी कंफ्यूजन नहीं होना, एसिटाबुलम आपकी हिप के अंदर होती है, ग्लिनोइड आपकी यहाँ पे रहती है, ये आपको याद रखना, क्लियर है।